उसने युद्ध को देखा और तिरस्कार किया। ये दुनिया बहुत आरामदायक हो रही है, इसलिए हर पीढ़ी के छात्र अलग होते हैं। सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को छोड़कर बाकी ग्रीनहाउस के फूल हैं। ये नाजुक फूल ताकतवर लोगों के लिए जलने का ईंधन है। ऐसा करके आप उन्हें जल्दी मुरझाने दे रहे हैं। युद्ध के मैदान में शियो लॉन्ग लड़खड़ाते खड़े हुए और बोले, भाई जाओ, हम आपका स्वागत कर रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि कौन आपको बड़ा भाई कहने पर मजबूर कर सकता है। उसने शांकुन के गुस्से वाले चेहरे की ओर देखा और गुस्से में गरजा, तुम मूर्ख लग रहे हो जो जानबूझकर हमें उकसा रहा है, हमें तुम पर झपटने के लिए फंसा रहा है। शिंगकून बस मुस्कुराए और चुप रहे। इससे श्याओ लॉन्ग का गुस्सा और भड़क गया। दिखावे की भी हद होती है। आप लोग अभी खास बने हैं, ऐसा करना आत्मघात है। इस बिंदु पर गुस्सा उसे घेर चुका था। वह मांग रहा है, चलो उसकी इच्छा पूरी करें। यह सिर्फ श्याओ लॉन्ग नहीं था, उसके पीछे खड़े सभी लोग भी गुस्से में शिंगकुन को घूर रहे थे। भाई जाओ, माफ करें, लेकिन हमारी टीम आपकी टीम को हरा देगी। बदसूरत भाई डी, आगे बढ़ो, कप्तान बनो। उसी समय शियाओ लॉन्ग की आंखों में गुस्से की लपटें उठीं। तुम पहले साल के, हमारी अलौकिक शक्ति से हम तुम्हें हरा देंगे। यह सुनकर जाओ शेंग ने उसे रोका। शियाओ लॉन्ग, तुम मूर्ख हो, बड़ा भाई मुझसे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं कैसे उनसे कप्तान की जगह ले सकता हूं। उसके होठों से शब्द मुश्किल से निकले थे कि हरी रोशनी की चमक शियाओ लॉन्ग की गर्दन की ओर बढ़ी। उसे प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। सब स्तब्ध रह गए। जैसे ही शियाओ लॉन्ग गिरा, चेन शाह फुर्ती से प्रकट हुआ, उसे एक चाल में गिरा दिया और जोर से हंसा। दूसरे वर्ष के इस समूह को चिढ़ाना सच में प्यारा है। जो लड़ाई देख रहा था उसने तुरंत कहा कि नियमों के मुताबिक शियाओ लॉन्ग बेहोश हैं। कप्तान शियाओ लॉन्ग की हार के साथ डार्क हॉर्स मीटियोर टीम को मैदान छोड़ना होगा। चेन शाह ने संतोष से मुस्कुराया। उसकी नजरें विरोधियों पर थीं। तुम सब मुझ पर आए और यह बेकार था। तुम्हारा कप्तान गुड़िया जैसा है, यह मजाकिया है। उसने बात की और हवा की तरह भीड़ में घुस गया। सब स्तब्ध रह गए और प्रतिक्रिया नहीं कर सके। फिर चेन शाह ने एक एक करके विभिन्न टीमों के कप्तानों को बिजली की गति से हरा दिया। पूरी तरह प्रतिरोध में असमर्थ टूटू की आवाज बार बार गूंज रही थी, बाहर हुई टीमों की घोषणा करते हुए, कप्तान शाह शौरन हार गए हैं, उड़ान टीम को मैदान छोड़ना होगा। टीम के सदस्य बेबस देख रहे थे, क्योंकि उनके कप्तान सदमे में हार गए। उसकी गति बहुत तेज है, हम उसके खिलाफ असमर्थ हैं। क्या यह वही 5वें वर्ष का छात्र है जिसने मिशन लेना शुरू किया है? इसने टूटू पर गहरी छाप छोड़ी। उसकी रुचि जागी, उसने ध्यान से देखा, कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। दूसरे वर्ष की टीमों को एक आक्रामक प्रतिद्वंद्वी ने हराया। यह 5वें वर्ष का चेन शाह है, जो वायु शक्तियों का उपयोग करता है। मेरी तरह वह सच में तेज है। फिर एक एक करके कप्तानों और समूहों को भेजा गया। छाती पर घातक प्रहार से कप्तान प्रतिरोध नहीं कर सके। कप्तान लो यिन हार गए हैं, मासिक पास टीम को मैदान छोड़ना होगा। कप्तान सोंग यूजू हार गए हैं, कप्तानों को एक एक करके बेरहमी से गिरा दिया गया। फॉलोअर्स टीम को मैदान छोड़ना होगा। चेन शियाओ ने सरलता से रास्ता साफ किया, हर कप्तान को गिरा दिया। कप्तान हान युएवेई हार गए। 5 स्टार टीम को मैदान छोड़ना होगा। वह अचानक शांगकुन के सामने आ गया। चुनौती के लिए तैयार हो? अब तुम्हारी बारी है, नए पहले साल के। उसने तुरंत किंगकुन पर पूरी ताकत से हमला किया, जबकि शिंगकुन शांत खड़ा रहा, बिना डर के। मुझे पहले साल के नेताओं से निपटना पसंद है। जमीन पर पड़े, छोटिल और मुश्किल से सांस लेते हुए श्याओलोंग ने युद्ध अनफोल्ड होते देखा। भाई झाओ, यही कप्तान है जिसे चुना है। यह देखकर टूटू खुश था, ध्यान से देख रहा था। अहंकारी मार्स एपोक्लिप्स टीम अब खतरे में थी। इसका कप्तान शिंगकुन था। चेन शाह का हाथ हवा की तरह तेज शिंगकुन के सिर की ओर बढ़ा, सीधा हमला करने को। लेकिन चेन शाह का यह गगनभेदी मुक्का शिंगकुन ने पल में ही चकमा दे दिया, जिससे वह चकित रह गया। हा, उसी समय जब उसका मुक्का चूक गया और बचाव का मौका नहीं था, शिंगकुन ने चाल चली। उसने अपनी शक्ति जमीन में प्रवाहित की, जिससे वह कई तेज टुकड़ों में टूट गई। शिंगकुन ने नुकीले मिट्टी के टुकड़ों को भाले में बदलकर चेन शाह के पेट में प्रहार किया, जब वह हवा में था और बचाव नहीं कर सकता था। क्या उसने पहले ही अपनी शक्ति जमीन में डाल दी थी? पृथ्वी का भाला चेन शाह को भेदते हुए उसे हवा में उछाल देता है, जबकि शिंगकुन एक तरफ खड़ा होकर बिना हाथ पैर हिलाए हमले को नियंत्रित कर रहा था। अचानक प्रहार से चेन शाह की आंखें उलट गईं। उसके मुंह से हरी रोशनी निकली और सारी शक्ति गायब हो गई। हमले के बाद चिंगकुन ने आराम से अपनी शक्ति वापस खींच ली। मेरी इस चाल का नाम क्या था? स्टार स्वॉर्ड कुछ तो? अरे जो भी हो, मैं खुद ही एक नाम बना लेता हूं। चलो इसे स्टार स्वॉर्ड किडनी डेफिशिएंसी कहते हैं। यह देखकर टूटू खुशी से हंस पड़ा। कप्तान, शिंगकुन पराजित नहीं हुआ है। चेन शाह अचेत है, इसका मतलब वही पराजित हुआ है। शिंगकुन ने शांति से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर उकसावे की भावना थी। तुम सब नीचे आओ, मुझे युद्ध अभ्यास नहीं चाहिए। ये मेरी टीम के सदस्य हैं। उसने आंखें संकरी कर उकसाया, उन्हें बुलाते हुए। आओ। दूसरे साल के छात्र कमजोर थे। आप लोग अच्छी चुनौती हो सकते हैं। उसका घमंड देखकर टूटू बोला। पहले वर्ष का छात्र शिंगकुन वाकई घमंडी है, जैसा लोग कहते हैं। वह विंडमिल टीम को चुनौती दे रहा है, जो चैंपियनशिप जीतने की अच्छी संभावना वाली टीम है, सिर्फ 3 सबसे मजबूत टीमों के बाद। ये देखकर चूसा को अपने प्रतिद्वंद्वी में दिलचस्पी हुई। वह हवा में कूदा, लड़ाई के लिए तैयार। ये फ्रेशमैन सच में घमंडी है ना? जमीन पर पड़ा शियाओलोंग हैरान था। कप्तान भाई झाओ का चयन बेहद ताकतवर है। इस बीच चूसा ने अपनी शक्ति बवंडर की तरह इकट्ठा की और आगे बढ़ा। भाइयों,
चलो इस बकवास करने वाले पहले साल के छात्र को जल्दी बाहर करें। तो तूने तुरंत बताया। विंडमिल टीम की रणनीति है कि वे जहां भी संभव हों छुपकर और एक साथ हमला करें। भीड़ को आते देख शिंग कुन खुश हुआ, चेहरे पर शरारती मुस्कान। आओ मेरे पंचिंग बैग बनो। उसकी अभिव्यक्ति देख उनका गुस्सा बढ़ा। ये पहले साल का लड़का, यकीन नहीं होता कि उसने चेनशा को हरा दिया। चेनशा लापरवाह था, उसने कुछ करने से पहले ही बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन फिर भी यह शिंग कुन साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जिस गति से उसने पृथ्वी तलवार बनाई वह अविश्वसनीय थी। उसने शुरू में ही स्थिति समझ ली, जिससे वह चेनशा की चालों का सही अनुमान लगा सका। उसका युद्ध अनुभव हमसे अधिक समृद्ध लगता है। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ प्रतिभा है? लोयिन ने चुपचाप विश्लेषण किया जब उसने शिंग कुन के पास हमला किया। वैसे भी कप्तान ने कहा कि हमें जाना है तो चलें। जैसे ही वह हमला करने वाला था, झाओ शेंग ने अचानक लोयिन को रोक लिया। उसने लोयिन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, छात्र लोयिन, हमारे नेता ने कहा कि हमें अभ्यास चाहिए। लोयिन ने उसे तिरछी नजरों से देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। झाओ शेंग, मुझे पता है कि आप जूनियर मेंटर हैं, लेकिन मैं नया छात्र नहीं हूं। क्या आप रोक सकते हैं? जैसे ही उसने बात खत्म की, लोयिन ने दूसरे हाथ से झाओ शेंग के हाथ पर वार किया, जो उसके जियाओ लॉन्ग को पकड़े था। उसने चालाकी से वही चाल लौटाई। जियाओ लॉन्ग। उनकी शक्तियों के टकराव से हरी रोशनी फूटी। प्रभावशाली बल के साथ लो यान ने आत्मविश्वास से हमला किया, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी जोड़कर। तुम्हारा अलौकिक चिन्ह सिर्फ 39 पर है। जियाओलोंग स्टार चार्ट का अभ्यास करने की हिम्मत किसने दी? मेरे और शांगुआन क्यूई के समान। चाहे तुम अपने जियाओलोंग को कितना भी सुधार लो, वह केंचुए से ज्यादा नहीं होगा। जाओ शेंग सतर्क था। उसने ध्यान से हमला किया। जियाओलोंग की ताकत उसके आकार या लंबाई पर निर्भर नहीं। लुओयिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को संतोष से देखा। आओ, मैं तुम्हें उस निराशा का अनुभव कराऊंगा जो शक्ति के अंतर से आती है। तभी उसका चेहरा बदल गया और वह हैरानी से आगे देखने लगा। झाओ शेंग ने लुओयिन पर पूरी ताकत से हमला किया, जिससे एक बड़ी लाल रोशनी की लहर उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ी। वह तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में पीछे हट गया। इस दृश्य को देखकर लुओयिन कुछ पल चुप रहे और फिर अविश्वास में बोले, यकीन नहीं हो रहा कि आप खून को जल तत्व के विकल्प के रूप में उपयोग कर रहे हैं, अपने अलौकिक जीन को खून परिष्कृत करने दे रहे हैं। उसके चेहरे पर सतर्कता थी जब उसने दांत कसे। तुमने जल जियाओलोंग, जो बाहर आना चाहिए था, उसे अंदर समाहित कर लिया है ताकि तुम औरों से ज्यादा ताकत पा सको। जाओ शेंग, अब मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर रहा हूं। ऐसा करने से तुम्हारा जियाओलोंग तो मजबूत हो सकता है, लेकिन तुम अपनी लंबी दूरी की लड़ाई की क्षमता खो दोगे। अगर तुम्हारा जियाओलोंग नष्ट होता है तो तुम गंभीर रूप से घायल हो जाओगे। लुओयिन की बात सुनकर जाओ शेंग, जो अपनी शक्ति की लपटों में छिपा था, चिंतित नहीं था। उसने ठंडी, आत्मसंतुष्ट हंसी छोड़ी। मेहनत से सभी बलिदान फल देते हैं। फिर उसने अपनी ऊर्जा इकट्ठा की, जिससे वह और तेज जलने लगी, और लुओयिन को चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। मेरे जीन कमजोर हैं, इसलिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। शियाओ लॉन्ग। मैदान के दूसरी ओर शाओ दाओ और विंडमिल टीम के सदस्य की लड़ाई खड़ी थी। दोनों ने तीखी नजरों से एक दूसरे को देखा, जबकि उन्होंने अपने चारों ओर बेलें लपेटीं। उसने संदेह से पूछा, जाओ शाओ दाओ, मैंने देखा कि इस साल के नामांकन में तुम्हारा नाम जागृत लोगों की सूची में नहीं था। क्या इसका मतलब है कि जब तुम स्कूल आए थे तब तुम जागृत नहीं थे? स्कूल शुरू हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और आपने पहले ही ट्रांसेंडेंट 3 स्टार तक साधना कर ली है। जागृत होते ही उसने ठंडी नजरों से पूछा, हालांकि आपने अभी अभी अपने स्टार चार्ट की साधना शुरू की है, यह अविश्वसनीय है। आपने यह कैसे किया? फिर भी शाओ दाओ कमजोर नहीं था। मैं वो हूं जो जल्दी भावुक हो जाता हूं। जब वह बोल रही थी तो उसे शिंग कुन की बात याद आई। अगर कोई पूछे तो बस कह दो कि तुम भावुक हो। पवनचक की टीम का सदस्य अब भी शक में था। सच में? लगता है आप साधना में अच्छे हैं। अफसोस है, आपका अलौकिक जीन 50 से कम है, इसलिए आप केवल बेल स्टार चार्ट की खेती कर सकते हैं। इस पर उसने भी अपनी शक्ति का उपयोग शुरू किया, बड़े वृक्षों के तनों को जमीन से बाहर फूटने के लिए नियंत्रित करते हुए। उनकी नोकें भाले सी बन गईं। तुम दिखावटी चालों से ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। 3 नुकीले पेड़ के तने बिजली की तरह शाओ दाओ की ओर बढ़े, जिससे वह चौंकी। अपनी छोटी और फुर्तीली काया से उसने आसानी से प्रहार चकमा दिया। लगातार हमला जारी रहा और फुर्ती के बावजूद शाओ दाओ के लिए बचना कठिन हो गया। बुरी नहीं है प्रतिक्रियाएं। पवनचक की टीम के सदस्य ने शाओ दाओ को ध्यान से देखा। हमलों को नियंत्रित करते हुए उसने बचाव किया। पिछले साल आपके भागने के कौशल का अच्छा अभ्यास हुआ। अचानक एक लाल फूल की कली दिखी, जिसने ध्यान खींचा। देखते ही देखते यह धीरे धीरे 5 पंखुड़ियों वाले बड़े फूल में खिल गया। ये क्या है? यहाँ लाल आड़ू का फूल क्यों? मुझे इस बेल को काटना पड़ेगा। 5 पंखुड़ियों वाले गोल फूल की पंखुड़ियां तुरंत सिकुड़ गईं, खून से सनी तलवार की तरह तेज और पतली हो गईं। उसने अभी अभी स्टार चार्ट बनाना शुरू किया है और उसकी पूर्णता दर 5 से कम है। तर्क से इन कमजोर बेलों को खिलना नहीं चाहिए। क्या यह संभव है? पंखुड़ियां तुरंत निकलीं पवनचक की टीम के सदस्य पर हमला करते हुए, लेकिन उसने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। उसी समय जैसे ही उसे कुछ समझ आया, वह चौंक कर चिल्लाया, वह उसका रक्त आड़ू फूल है, यह खून चूस सकता है। फिर उसने सिर घुमाया और अविश्वास में चिल्लाई, जाओ शाओ दाओ, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खून अनंत है? ये तुम्हें पूरी तरह चूस लेगा। जैसे ही उसने कहा, पंखुड़ियों से कई रक्त पिपासु तीर निकले। दूर से शाओ दाओ ने अपनी शक्ति संभाली और गुस्से में विंडमिल टीम के सदस्य पर हमला किया। मेरे भाई ने सही कहा, अगर तुम्हारे जीन कमजोर हैं तो जान जोखिम में डालनी होगी। दूसरी ओर चूसा और गू लड़ रहे थे। शिंग कुन पीछे खड़ा था। वह पास आया और चिंग कुन से बोला, अरे पहले साल के छात्र, अगर तुम चेनशा को हरा सकते हो तो महिला के पीछे क्यों छुपे हो? क्या चेनशा को हराना मात्र एक संयोग था? चूजा ने अहंकार पूर्वक चुनौती दी, छुपना बंद करो।
मैं तुम्हें असली मर्द बनने का मौका दूंगा, उसने सोचा। जीत ही लक्ष्य है। मुझे तुम्हें लापरवाह बनाना होगा ताकि नंबर 4 बाद में छिपकर हमला कर सके। चूसा की चुनौती का सामना करते हुए शिंगकुन मुस्कुराया और कहा, नंबर 6, ऐसा कहने में शर्म नहीं? मर्द बनना है तो सामने आओ। मुझे दिलचस्पी नहीं है। उसके पीछे नंबर 4 तैयार था। जैसे ही शिंगकुन ने मौका दिया, हमला करने को तैयार था। अचानक जमीन से एक बड़ी चमकदार चट्टान उभरी जो तलवार की तरह आकाश की ओर बढ़ी। यह चाल उसे चौंका गई, जिससे उसे तैयारी का मौका नहीं मिला। चूसा आश्चर्य से देख रही थी। तभी नंबर 4 ने तेजी से शिंगकुन के हमले को रोका। यह कैसे संभव है? उसने अभी तक मुड़कर नहीं देखा। फिर भी वह छुपे हमले को रोक सकता है। यह व्यक्ति बहुत अनुभवी है। क्या वह सच में यहां आने से पहले सिर्फ प्रथम वर्ष का छात्र था? क्या वह सच में इतना सरल था? ग्रीन हाउस में पला बढ़ा एक संरक्षित छात्र। शिंगकुन का चेहरा शांत था जब उन्होंने बेबसी में सिर रगड़ा, सोचते हुए, क्या तुम समझ नहीं रहे? मैंने कहा था कि मुझे अभ्यास नहीं चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति देखकर चिप्सा की रीढ़ सिहर उठी। यहां कोई संरक्षित फूल नहीं, उसका युद्ध अनुभव हमसे ज्यादा है। वह किस तरह का राक्षस है? उसने देखा कि शिंगकुन ने धीरे से गू के सिर पर थपथपाया और पूछा, क्या तुम तैयार हो? उसके चारों ओर फट रही बिजली की चमक ने सार को सिरदर्द दे दिया। हमें सुपरनोवा ट्रायल्स के लिए बेताबी से लड़ना पड़ता है, फिर भी वह इतना आराम से है। लगता है वह इस प्रतियोगिता से अपनी टीम को प्रशिक्षित कर रहा है। वह तो पहले साल का छात्र है। मैंने इस नाम के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। फिर भी उसकी कौशलता हम तीसरे वर्ष के छात्रों से आगे है। यह अव्यावहारिक है। गू की शक्ति फैलने लगी, बैंगनी विद्युत चाप बनाते हुए, जो चू सौ को सतर्क कर रही थी। ठीक है, स्टार चार्ट चालू करो। यह सुनकर उसके दिमाग में ख्याल आया, स्टार चार्ट चालू करना? क्या इसे चालू करना जरूरी है? फिर वह अचानक रुका, जैसे कुछ याद आया हो। हाँ, नहीं, यह सही नहीं। एक स्टार चार्ट होता है जिसे सच में चालू करना जरूरी है। चूजा ने उन क्रिस्टल गेंदों के बारे में सोचा जो ऊर्जा के नियम रखती थीं। एक परिपूर्ण तारा चार्ट के सैद्धांतिक अस्तित्व पर। इतिहास में सिर्फ एक विदेशी पारलौकिक प्राणी जिसने 94 जल तत्व अलौकिक जीन धारण किए थे ने इसे सफलतापूर्वक विकसित किया था। कहा जाता था कि एक बार सक्रिय होने पर इसे केवल एक क्षेत्र कहा जाता था, कुछ ऐसा जो तर्क से परे था। शांगकुन पीछे हट गए, गू को अपनी शक्ति पर ध्यान देने के लिए जगह देते हुए। गू के सामने खड़े होकर, जो अब बहुत ऊर्जा विकीर्ण कर रही थी, चूसा ने एक दुर्लभ शक्ति पहचानी। हाँ, ये जूनियर मानव इतिहास में सबसे उच्चतम अलौकिक जीन 95 के साथ है, इसलिए वह भी उस सच्चे प्रकार के स्टार चार्ट को विकसित कर सकती है। गू की शक्ति बढ़ती गई, जैसे विस्फोट के करीब हो। जैसे ही गू जागृत हुई, शक्ति फूटेगी और नोड्स को सक्रिय कर देगी जो मजबूती से जुड़े थे, तैयार होने के लिए। पर्पल क्रिस्टल स्टार चार्ट की शक्ति फूटी, गहरी बैंगनी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई। जिसने भी देखा, आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए। यहां तक कि झाओ शेंग और लुओ यिन की लड़ाई भी थम गई। शाओ दाओ के समूह की जोड़ी भी वहीं खड़ी रह गई, हक्का बक्का। टुटू इतनी हैरान थी कि उसका मुंह खुला रह गया। इस बीच शीजी की टीम भी विस्फोट से चौंकी। गू की आकृति रहस्यमय ऊर्जा से उभर रही थी। ट्रांसेंडेंट 3 स्टार पर्पल क्रिस्टल स्टार चार्ट पूरा। व्यक्ति ने गू के चारों ओर विद्युत तरंगें देखीं और अचानक चक्कर महसूस किया। हम्फ, जैसे एक विद्युत भंवर है जो संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। कितना साधारण और कच्चा क्षेत्र है, फिर भी ऐसा प्रभाव है। स्टार चार्ट की खेती के बाद सच में ईर्ष्या हो रही है। नंबर 4 ने ठंडे स्वर में नाक चढ़ाई। उसके लहजे में अहंकार था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक प्रथम वर्ष की छात्रा है जो अभी ट्रांसेंडेंट 3 स्टार में उन्नत हुई है। एक झटके में उसने अनगिनत छोटे बर्फ के टुकड़े गू की ओर उछाल दिए। 44 आइसबर्ग स्टार चार्ट पंख सुइयां, उसने आत्मविश्वास से कहा। कमजोर रक्षा कुछ पंख सुइयों को नष्ट कर भी दे तो इसका मतलब नहीं कि सबको नष्ट कर सकती है। जो हुआ, उसने नंबर 4 को तुरंत गलत साबित कर दिया। पंख सुइयों की धारा गू पर बेअसर थी। वह पल भर के लिए चौंकी, फिर खुद को संभाला। तो क्या हुआ अगर तुम सबको नष्ट कर सकते हो? नंबर 4 तुरंत गू के पीछे प्रकट हुई और जिद्दी होकर उसे एक और चाल से ललकारा। अब इसका क्या? उसने बर्फ का एक बड़ा तेज ब्लॉक बनाया। बर्फ की नोक। यह ताकतवर हमला भी गू के स्टार चार्ट को नहीं हिला सका। बर्फ का खंड तुरंत टूट गया और प्रतिक्षेप से नंबर 4 पीछे हट गई। नंबर 4 की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे झटका लगा हो। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने मेरी आइस स्पाइक तोड़ दी। उसमें कितनी ऊर्जा है, यह अविश्वसनीय है। उसकी नजरों में गू अचानक बहुत दूर लगने लगी। नंबर 4 ने चिल्लाया, वह कुछ दिनों से ही साधना कर रही है। उसके अलौकिक जीन में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? क्या यही फर्क है 95 अलौकिक जीन और हमारे बीच? गू ने बिना भाव के देखा। उसने एक दिशा में देखा और पुकारा, किंग कुन। अगले पल वह खेल खेल में उसके पास टेलीपोर्ट हो गई। मेरी मदद करो, मुझे हिलने से डर लग रहा है। गू ने हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी बिजली अनियंत्रित होकर निकल गई। बैंगनी बिजली की चमक शांगकुन के पास से गुजरी। सौभाग्य से वह इसे बचा सका। यह देखकर उसने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। ओह, थोड़ा निकल गया। शांगकुन चौंके और असहाय महसूस किया। तुम्हें अपनी मैग्नेटिक स्टार पर काबू करना सीखना होगा। सुरक्षा के लिए चिंतित होकर शांगकुन ने जल्दी से पीछे हटकर गू को याद दिलाया। स्कैवेंजर, अपने मैग्नेटिक स्टार का अभ्यास करो, दोनों को स्पैरिंग पार्टनर बनाओ और उनके कप्तान को भी हटा दो। वह टीम हमारी 6 टीमों की जीत की लकीर का इनाम चुराने वाली है। गू ने यह सुनकर आंखें घुमाई और सहमति में गुनगुनाई। उनके सामने वाले विरोधी पीछे नहीं हटे। चूजा ने अवमानना से होंठ सिकोड़ लिए और कलाइयों को गर्म करने के लिए घुमाया। नंबर 4 ने सलाह मांगी, कप्तान, हम उसकी रक्षा कैसे तोड़ें? चूसा ने कहा कि यह असंभव था।
उसने शिंकुन की ओर देखा, पर उसके विचार अलग थे। अगर हम कप्तान को हरा दें तो हम जीत जाएंगे। हमें इस उच्च स्तर के अलौकिक जिन जूनियर की चिंता नहीं करनी चाहिए। योजना पर टिके रहें और उनके कप्तान को बाहर करें। नंबर 4 ने आदेश मान लिया और दोनों अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उसे जल्दी से बाहर करो, बिना विचलित हुए, किंकुन ने शांत स्वर में कहा। अगर तुमने मुझे निशाना बनाया तो तुम्हें योजना से पहले ही दर्शक सीटों पर भेज दिया जाएगा। फिर भी सोचते हुए कि वह सिर्फ धमकी दे रहा था, चूसा चिल्लाया। नए जूनियर्स मानते हैं कि वे खास हैं जैसे ही वे दाखिला लेते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे चिढ़ाते हुए उसने जमीन पर हाथ मारा। तुरंत नीली रोशनी उठी जिसने पूरे स्थान को नीले हवा के क्षेत्र से भर दिया। पास खड़े नंबर 4 ने एक और चाल जोड़ दी। पंख सुई। अंतिम चाल के बाद छूसा और भी आत्मविश्वासी हो गया और गर्व से मुस्कुराया। जूनियर, तुमने अभी दाखिला लिया है और ज्यादा कक्षाएं नहीं ली हैं। अपने वरिष्ठ से सबक सीखो। वह हंसा। और वह क्या है, इतना मत इतराओ, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। भविष्य में और विनम्र बनो। तभी उसका शरीर पीछे उछला जब सामने वाले ने ठंडे स्वर में कहा, वापस जाओ और अभ्यास करो। छूसा की आंखें डर से फैल गईं। ये क्या था? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये किस तरह की शक्ति है? उसे बहुत दूर फेंक दिया गया था। जब वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसने डर के मारे चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? छूसा मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ था जब उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकी। प्रकाश में आकृति झिलमिलाई। अलौकिक संयोजन, बर्फीला तूफान। भीतर से एक हाथ निकला और छूसा के मुंह को कसकर पकड़ लिया। इस बिंदु पर वह इतना चौंका कि हकलाते हुए कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सका। तुमने पंखों की सुइयों को चकमा दिया और हवा में हर दिशा का सही अंदाजा लगाया। शेंकुन की पकड़ कस गई जब उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ शांत जवाब दिया, शायद तुम्हारे उकसावे ने मेरी कला को निखारा है, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। चूजा ने घबराकर इधर उधर देखा, उम्मीद की तलाश में। तभी उसने देखा कि गू पीछे खड़ा है। किसी बिंदु पर उसने ऊपर से नीचे देखा, चेहरे पर घृणा थी। छूसा डर से चीखा, आह, ये नया छात्र आखिर कहां से आया है? इस बीच दृश्य बदल गया। एक आवाज ने गंभीरता से कहा कि शिंग खून के साथ कुछ गड़बड़ है। लेईयान का चेहरा गंभीर था, आंखों में शत्रुता थी। उसने दांत भींचकर कहा, पहले साल का नया छात्र उसके जैसा नहीं हो सकता। उसकी अलौकिक जीन बस एक है। मुझे लगता है कि हमें उसकी पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए और उसके जीन लेने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोले, सामने बैठे फूलियांग ने उसे रोक दिया। शिक्षक लेई ने चेताया। उनके शब्दों में गहराई थी, यहां तक कि प्रिंसिपल किंग भी चुप रहे। हमारे जैसे साधारण शिक्षकों को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या शिक्षक लेई उप प्रधानाचार्य फैन के करीबी हैं और उनकी राय पहले लेने का विचार कर रहे हैं? लेईयान ने भौहें तानी, लेकिन बस नाराजगी दिखा सके। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूरते रहे और कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। तभी सभी के फोन पर एक जरूरी सूचना आई। उसी समय क्लीरेंस सिटी पर राक्षस हमला कर रहे हैं। पीला राक्षस अलर्ट है। सभी ट्रांसेंडेंट 3 स्टार पीक और ऊपर के क्लियरर्स तुरंत मदद के लिए स्थल पर पहुंचे। फूनियांग ने समूह की अगुवाई की और तुरंत बाहर निकले। उन्होंने कहा, चलो। दृश्य धुंधले कार्यालय में बदल गया। एक बातचीत सुनी जा सकती थी। प्रिंसिपल किंग, सुपरनोवा परीक्षणों का क्या होगा? क्या हम इसे ऐसे ही समाप्त कर रहे हैं? किंग चे ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुख्यालय ने मना कर दिया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, फिर अपने निर्देश दिए। हालांकि एक मामूली घटना हुई है, यह नियंत्रणीय सीमा में है। अलौकिक 3 स्टार पीक क्लियरर्स के अलावा पर्याप्त शेष क्लियरर्स हैं जो प्रतियोगिता को सामान्य रूप से जारी रखने देते हैं। किंगचे ने धीरे से कहा, सुपरनोवा परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की वृद्धि है। उन्हें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब असली आपदा आएगी तो उन्हें युद्ध क्षेत्र का सामना करना ही पड़ेगा। दृश्य एक सुरंग क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां कई लोग जमा थे। सोंगिन जल्दी में दौड़ते हुए आए और पूछा, स्थिति क्या है? पास के एक कर्मचारी ने बताया, अदृश्य राक्षस को नान्यू के 4 सबसे शक्तिशाली अलौकिक प्राणियों ने सुरंग में धकेल दिया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि उच्च स्तर के राक्षस जो भागे थे वे फिर से इकट्ठा होकर इस अदृश्य राक्षस को बचाने आएंगे। हमने पीला राक्षस अलर्ट सक्रिय किया है और सभी ट्रांसेंडेंट 3 स्टार क्लियरर्स समर्थन के लिए आ रहे हैं। सोंगिन और चिंतित हो गए। धत्तेरे की, काश मैं 4 स्टार तक पहुंच गया होता तो इस ऑपरेशन में शामिल हो पाता। जल्दी बताओ, सुरंग में कितने अदृश्य राक्षस धकेले गए? स्टाफ ने फटाफट जवाब दिया, 3। सोंगिन ने दांत भींचकर कहा, बदमाश। 4 सितारा पहुंचने पर मुझे लगा मैंने 3 से अधिक अदृश्य राक्षसों की आवाज सुनी थी। वह सुरंग में दौड़ा। उसने बेचैनी से पीछे देखा और पीछे वालों को चेताया, 4 हैं, ध्यान रहे। बाहर के ऊंचे स्तर के राक्षस शायद उसी अदृश्य राक्षस ने बुलाए। सोंगिन धीरे धीरे शांत हुए। मन में संदेह था, हाँ, क्या बस एक राक्षस बचा है? सामने की आकृति देखते ही उसने खुशी से सराहा, शांगुआन कुई, तुमने सच में 3 अदृश्य राक्षसों को मार डाला जो गैर UA4 के सबसे ताकतवर हैं। शांगुआन कुई ने अचानक हस्तक्षेप से परेशान होकर धीरे से कहा, सोंगिन, क्या तुम सुन नहीं रहे? हम अभी एक अदृश्य राक्षस से लड़ रहे हैं। बाकी 2 गायब हो गए। सोंगिन हैरान रह गया, क्या? नहीं, 4 अदृश्य राक्षस थे, मतलब 3 गायब हैं। वह उलझन में पड़ गया। उसका मन अराजक था और उनमें से एक कभी दिखा नहीं। ये राक्षस क्या हैं? तुम क्या करना चाहते हो? सुरंग में भयंकर लड़ाई थी। नीली रोशनी चमक रही थी। एक तेज चिल्लाहट सोंगिन और अन्य तक पहुंची, शांगुआन कुई, जल्दी करो। जब तक बाकी 2 राक्षस गायब हैं, इसे मारना होगा। यह चीज धरती के ड्रैगन जितनी ताकतवर है और अदृश्य हो सकती है, लेकिन पुनर्जीवित नहीं हो सकती। हमारे पास मौका है। शांगुआन कुई ने तुरंत समझा और सहायता के लिए मुड़ गए। गंभीरता से उसने पास खड़े व्यक्ति से कहा,
सोंगिन, अपनी क्षमता से बाकी 3 राक्षसों को खोजो, हमें उन्हें घात नहीं लगाने देना चाहिए। बिल्कुल, सोंगिन इस अनुरोध को नहीं मना करेंगे, उन्होंने तुरंत कहा। ठीक है। सोंगिन ने ईयरपीस छुआ, ऊर्जा तरंगें फैल गईं। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी हेवनली फॉक्स स्टार चार्ट क्षमता को सक्रिय किया। महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते ही सोंगिन ने उसे तुरंत छोड़ दिया। तारा चार्ट ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। उसने क्षेत्र की हर हलचल को महसूस किया और चारों ओर की हर आवाज सुनी। सोंगिन अपने पास लड़ने वालों की गतिविधियां भी महसूस कर सकता था। शांग गुआन, कोई और अन्य एक अदृश्य राक्षस से लड़ रहे थे। उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी अवलोकन सीमा बढ़ाई और सुरंग के आसपास की स्थिति समझ ली। स्तर 2 और 3, चारों ओर राक्षस हमला कर रहे थे और दूर अनजान स्तर के उत्परिवर्तित जानवर भी थे। मदद भी आ गई थी। सोंगिन ने दांत भींचे, अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार उन्होंने सफलता पाई और 3 अदृश्य राक्षसों के छिपने का स्थान खोज लिया, लेकिन जो महसूस किया उसने उन्हें स्तब्ध और निशब्द कर दिया। सोंगिन अवाक था, आंखें अविश्वास में फैल गईं। उसने अपनी तकनीक वापस ली और घबराहट में घुटनों पर गिर पड़ा, चिल्लाते हुए, वे गायब हो गए, ये कैसे हो सकता है? सोंगिन की चीख सुरंग में गूंज गई। तीनों राक्षस यहां नहीं हैं। वह समझ नहीं पाया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। वे कहां जा सकते थे? दृश्य बदलता है। नान्युए सुपरह्यूमन अकादमी में जंगल के कोने में एक टकराव जारी था। नीली आध्यात्मिक ऊर्जा बार्ड ड्रैगन से टकराई। हमलावर अधीर हो रहा था। लोयिन ने जाओ शेंग के उद्दंड रवैये को देखा। गुस्से में उसके मन में एक ही ख्याल था, यह मजाक है। उसने खून बहाया और चोटें खाई हैं, फिर भी वह ऐसा साफ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे हराना बस समय की बात थी। लोयिन ने प्रतिद्वंद्वी को देखा। अचानक उसकी समझ डगमगाई, लेकिन झाओ शेंग, जिसे वह कम आंकता था, ने हमले रोककर रक्षात्मक मुद्रा में पलटवार करने की ऊर्जा भी रखी। वह अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया और किसी कारणवश उसे झुंझलाहट भी हुई। आखिर उसकी अतिमानवीय जीन इतनी मजबूत कैसे हो गई कि वह साफ दिखने लगी? वे सब सुपरह्यूमन थे, उनके जीन कम से कम होने चाहिए। उसने शाओदाओं की ओर देखा, जिसकी आंखों में लड़ाई का भाव था और उसके शरीर से एक आभा निकल रही थी जो विरोधियों जैसी थी। लोयिन ने सोचा, वे इतनी जल्दी कैसे सुधर गए? इस समय वह और उसके साथी संकट में थे, असंतोष के साथ भौहें चढ़ाते हुए। अगर वे इसी गति से सुधरते रहे तो क्या वे जल्द ही उच्च स्तर के सुपरह्यूमन को पार नहीं कर जाएंगे? पास के क्षेत्र में फिर एक और जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, जिसमें नीली और बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं टकरा रही थीं और चमक रही थीं। छू जाओ अधीर होकर शिकायत करने लगे। आधा घंटा हो गया और ये खत्म नहीं हुआ। वह तो जैसे जनरेटर है। क्या उसकी आंतरिक बिजली असीमित है? गु ने आराम से देखा। उसने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और अधिक विद्युत तरंगें छोड़ीं, फिर कुछ शरारती इशारे किए। फिर उसने प्रतिद्वंद्वी को ठंडे ढंग से देखा। ध्यान से देखो, मेरा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे काम करता है। चौथे सदस्य ने डगमगाया। वह असहज थी और कांपती आवाज में पास खड़े व्यक्ति को पुकारा। कप्तान। चूजा अभी भी जिद्दी था, मान नहीं रहा था कि वह कमजोर है। वह तो बस पहली साल की बच्ची है। तुम किससे डर रहे हो? गु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगली चाल का उपयोग करते हुए उसके चारों ओर बैंगनी चुंबकीय क्षेत्र फिर से बन गया। तेजी से इलेक्ट्रॉनों का विस्तार हुआ और उसके हाथ में भारी विद्युत धारा इकट्ठा हो गई। तैयार होते ही गु ने शरीर झुकाया और धीरे धीरे कहा, तेजी। जैसे ही उसने कहा, वह और उसका शक्तिशाली चुंबकीय शरीर रॉकेट की तरह आगे बढ़े, सीधे छूसा और जमीन के पास खड़े चौथे सदस्य की ओर। चौथा सदस्य अवाक था। चूजा, जो अभी बड़ी बातें कर रहा था, अब कठपुतली की तरह जड़ था। हे भगवान, क्या वह मानव तोप है? गु ने अपनी आंखें शांति से नीची कीं और कहा, आपातकालीन बिजली रिलीज। जो बमबारी की तरह गिरने वाली थी, उसने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। गु ने चौंक कर देखा, जैसे ही उसके हाथों से ऊर्जा खत्म हो गई। हाँ, ऊर्जा खत्म। गु ने फौरन सोचा। उसके शरीर में अभी भी काफी बिजली थी, लेकिन अब यह सिर्फ उसके चुंबकीय शरीर की गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। वह अब और जारी नहीं कर सकती थी। बाहर से उसका शरीर असंतुलित हो गया, लेकिन जब उसके पैर जमीन पर लगे, उसके चेहरे पर बेपरवाह भाव था। चू झा ने इसे अवसर माना और खुशी से हंसा। अब हमारी बारी है। एक आकृति बवंडर जैसी चमकी। इससे पहले कि चूसा कुछ कर पाता, शिंकून अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पर वार किया। वह हल्के से मुस्कुराया। खेल खत्म। चूसा गुस्से में था लेकिन लाचार। वह दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, उस बदमाश ने मुझ पर छुपकर हमला किया। उसकी चेतना धुंधली हुई और फिर वह मुंह के बल गिर पड़ा। शेंगकुन ने शांत स्वर में कहा, निष्पक्ष लड़ाई में भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। टूटू ने तुरंत इस चौंकाने वाली खबर को प्रसारित किया। फेंकसा दस्ते के कप्तान चूसा हार गए। टूटू की आवाज में जोश था जब उसने अंतिम फैसला सुनाया। एपोक्लिप्स मार्स दस्ते ने सुपरनोवा चयन प्रतियोगिता में काले घोड़े की तरह उभरकर युद्ध के मैदान पर बाकी 6 टीमों की श्रेणी में प्रवेश किया। दृश्य दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ता है। प्रतियोगिता बड़े पर्दे पर लाइव थी और टूटू की आवाज पूरे स्टैंड्स में गूंज रही थी। सुपरनोवा चयन टूर्नामेंट का पहला दौर खत्म हो गया। साधारण आदमी, उसके पास वाले ने पूछा। झाओ शेंग ने स्तर बढ़ा लिया है। पहले तुम क्या कह रहे थे कि वह डरपोक था? क्या तुम वही नहीं थे जो उसे एक के बाद एक लड़ाई में हराना चाहते थे? यह सुनकर उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया। आपने गलत सुना होगा।
वह अनजान व्यक्ति पसीने से तर था। उसने पीछे बैठे व्यक्ति की ओर कांपती आवाज में देखा, चापलूसी भरी अभिव्यक्ति के साथ। लेकिन वो यिन, क्या आप शेंग कुन की टीम में शामिल होने वाले नहीं थे? क्या आप झाओ शेंग से मेरी ओर से कुछ अच्छी बातें कह सकते हैं? उनसे कहें कि मैंने गलती से उनकी जीवन सार द्रव की एक बोतल तोड़ दी और मैं बाद में इसके लिए मुआवजा दूंगा। लेकिन वो यिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। दृश्य जंगल के दूसरे कोने में बदलता है। इस समय शीजी का मूड बहुत खराब था। उसने आंखें संकरी कीं और सिंकुन का नाम बुदबुदाया। टुटू ने कार्यक्रम की मेजबानी जारी रखी। दूसरा दौर जल्द शुरू होगा। इस सुपरनोवा चयन प्रतियोगिता में केवल एक टीम ही जीत सकती है, उसने सभी को बताया। ताकत सब कुछ नहीं, बुद्धि और भाग्य भी अहम है। हमने प्रतियोगिता स्थल पर विजेता का पुरस्कार छुपाया है। जो पहली टीम इसे ढूंढेगी वही जीतेगी। दो नए लोग उस ओर देखने लगे जहां नियांग और अन्य थे और बोले, आप हमारे क्लीनर्स को हराकर सुराग पा सकते हैं। जानकारी मिलने पर गु ने शेंग कुन से इस पर बात की। पिताजी, शेंग, हमें इस बार पहले आना होगा क्योंकि आपको सिंथेटिक सुपरह्यूमन गियर सेट चाहिए, लेकिन मैंने सारी बिजली खर्च कर दी है और प्राकृतिक रूप से लौटने में 1 दिन लगेगा। उसने कहा, सच में? मैं शहर की पूरी बिजली ले सकती हूं, लेकिन चार्ज के बाद उसे परिष्कृत करना होगा और मेरे चुंबकीय शरीर को फिर से शुरू करने में 2 घंटे लगेंगे। उसी समय झाओ शेंग और शाओ दाओ घायल समूह के पास दौड़कर आए। उन्होंने खुशी से कहा, बड़े भैया। शिंग कुन ने गु की चिंता समझी, लेकिन वह शांत थे और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। कोई जरूरत नहीं, आप, झाओ शेंग और बाकी लोग जाकर आराम करें। आपकी लड़ाई खत्म है, अब मेरी बारी है। अन्य टीमों की ओर देखते हुए शी की आंखें आराम में थीं। वह सोच रहा था, मेरे लिए, अब जब हम दूसरे दौर में हैं, यह मैच तय है। नारंगी बालों वाले व्यक्ति ने उसे आराम से चलते देखा और झिझकते हुए पूछा, शीजी, क्या आप सच में अकेले काम करेंगे? उसने चलते चलते हाथ हिलाकर कहा, हाँ, चलो अलग हो जाएं। मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा, आप लोग सुराग खोजें। वह आराम से चलता रहा, हल्की धुन गुनगुनाते हुए। थोड़ी दूरी तय करने के बाद शीजाई ने संपर्क किया। उन्होंने आवाज संचरण का उपयोग किया और ध्वनि उनके कान से जुड़ गई। दूसरी तरफ से आदर से कहा गया, युवा मास्टर फैन। अधीनस्थ ने सीधे कहा, अंतिम पुरस्कार का स्थान है, समय 12 घंटे पीछे है। फैन जेनवेई ने अपने भतीजे से पूछा, शिजी, क्या तुम सुपरनोवा का सम्मान चाहते हो? उसने कहा, हाँ। उनके मुताबिक फैन परिवार 6ठी पीढ़ी का लाइफ एसेंस लॉन्च करेगा। तुम्हें नॉन यूज सुपरनोवा बनकर सबसे ताकतवर बनना होगा ताकि हमारा फैन परिवार समृद्ध संसाधन बाजार पर प्रभुत्व बनाए रख सके। जेनवेई अपने विचार से खुश थे। उन्होंने कहा, आह, इतना ही नहीं, हमारा फैन परिवार दुनिया के शिखर की ओर बढ़ रहा है, नानियों पर हावी हो रहा है। यह सुनकर शीजाई चौंक गया। हम्फ, क्या इसमें 3 साल नहीं लगेंगे? तभी तो हम ताकत जुटा सकेंगे। जेनवेई मुस्कुराए और नीचे इशारा किया, अब नहीं। हॉल के बीच में एक बड़ा पौधा है, जेनवेई ने बताया। शाश्वत फूल हमें तेजी से स्तर बढ़ाने देता है। जब इसकी 4 पत्तियां गिरेंगी तो दरार दिखेगी। उस दिन ये जगह परम प्रशिक्षण स्थल बन जाएगी। हर किसी के अतिमानव जीन पागल हो जाएंगे तेजी से बढ़ते हुए। बस 1 महीना लगेगा। जैसे ही उन्होंने कहा, उनका स्वर और भी खुश हो गया। हमारा फैन परिवार सैकड़ों 4 सितारा सुपरह्यूमन जुटा सकता है। जेनवेई किसी और मेरे बड़े भाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। आपके पिता, जो आपकी भेजी अविनाशी ज्वाला को लगातार पा रहे हैं, पहले ही चीन के पहले 5 स्टार सुपरह्यूमन बन चुके हैं। उसने बात खत्म की, पास आकर शीजी के कंधे पर थपथपाया और कहा, शीजी, जाओ सुपरनोवा बनो, इस साल के MVP बनो। अकादमी का प्रतिनिधित्व कप्तान बनकर करें। आपकी क्षमता और अविनाशी ज्वाला के साथ आप निश्चित रूप से चीन के सबसे मजबूत नए सितारे बनेंगे, शायद विश्व के भी। सत्ता मिलते ही संदेह कम होगा। हम जल्द ही नान्युए पर काबू पा सकते हैं। शेनवेई ने सामने भिनभिनाते मच्छर को देखा और मुस्कुराया। और वह मूर्ख गू और वह दखल देने वाला शेंगकुन। उसने मच्छर को हाथ में मसल दिया। उसकी आवाज खतरनाक थी। उन्हें मनाने की कोशिश में अपनी सांस मत बर्बाद करो, बस उन्हें खत्म करने का मौका ढूंढो। उसने मच्छर को तब तक रगड़ा जब तक वह खून से लथपथ नहीं हुआ, फिर अपनी योजना बताई। उनके जीन का प्रयोगों में उपयोग करो। शीजी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने उत्सुकता से होंठ चाटे और कहा, ठीक है अंकल। दृश्य फिर से वर्तमान फैन की ओर जाता है। शीजी आराम से जंगल में चल रहा था जहां उसे जाना था। उसके मन में पहले से ही साफ था, इनाम वहां से 300 मीटर नीचे है। यह बस एक छोटा भागना है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी फैन परिवार का युवा मालिक हूं और 1/4 क्लियरर्स गुप्त रूप से मेरे परिवार के प्रति वफादार हैं। सुपरनोवा टूर्नामेंट के इस दूसरे चरण के नियम मेरे लिए खास हो सकते हैं, फिर भी मुझे सबके लिए दिखावा करना होगा। वह सुराग खोजने के लिए कोकून खोदने का नाटक करेगा। जंगल में सिर्फ प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि कई लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे भी थे। कहाँ और किया। शीजाई ने एक तकनीक का दिखावा करते हुए हाथ लहराया। आत्मा तारा, आग को थामो। उन्होंने क्रमशः कदम उठाते हुए अपनी खोज सीमा को बाहर के साधारण प्रतियोगियों की तरह बढ़ाया। यह तो बस औपचारिकता थी। फैन शिजाई आत्मविश्वासी था। उसने चालाक मुस्कान के साथ मुंह ढक लिया। 30 मीटर की दूरी कोई समस्या नहीं। आह, बिल्कुल नहीं। मुझे बस कुछ बार दिखावा करना है और फिर इनाम ढूंढ सकता हूं। उसने तेजी से हाथ खींचा और आगे बढ़ा। अगला स्थान यही है। लक्ष्य बिंदु की ओर घूमते हुए एक आकृति उसकी आंखों के सामने से गुजरी। शीजा चौंक गया। शिंगकुन। इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी और अफसोस से खुद को रोक नहीं सका। अभी यहां पहुंचा और इस बच्चे की किस्मत वाकई अच्छी है। शीजाई ने खुद को शांत किया, लेकिन बस इतना ही।
उसे पुरस्कार का सही स्थान नहीं पता था। कौन जानता था कि अगले पल वह शिंगकुन को लक्ष्य की ओर दौड़ते देखेगा। एक श्रृंखला में अप्रत्याशित घटनाओं ने शी की आंखों में गुस्सा ला दिया। वह दौड़ते हुए आ रहा है। शेंकुन ने उसे इतनी तेजी से दौड़ते नहीं देखा। उसका गंतव्य भी वहीं था। शीजी तुरंत सतर्क हो गया। वह पुरस्कार की ओर दौड़ रहा है। क्या ये संयोग है? असंभव। स्थान सही है, इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। उसने आंखें संकीर्ण कीं। दिल में संदेह उठा। उसे पुरस्कार की सही जगह पता है। संभावना कितनी भी कम हो, फैन शीजी ऐसा नहीं होने देगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस आदमी ने फिर मेरी योजनाएं बिगाड़ दी। उसने तिरस्कार से मुस्कुराया। भाग्यशाली, पर बस इतना ही। इस दुनिया में निम्न वर्ग के लोग भाग्य से अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, और शीजी के पास आत्मविश्वास होने का हर कारण था। वहां पुरस्कार का एक अंतिम रक्षक है। यह जानकारी मुझे गार्ड ने दी थी। कोई नहीं जानता। वह छुपा हुआ 4 सितारा मानसिक महाशक्तिशाली है। वह गुप्त रूप से जानकारी पास कर सकता है और बिना किसी को पता चले महाशक्तिशालियों पर मानसिक हमला कर सकता है। यह सोचकर शीजी का मूड सुधर गया। वह संरक्षक पर भरोसा करता था। वह किंग कून को पुरस्कार नहीं लेने देगा। शीजी वहां शांति से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। वह उदासीनता की आभा फैला रहा था। पुरस्कार सिर्फ मुझे मिलेगा। मैं हूं फैन शिजाई। यहाँ शिंकुन अपनी सूंघने की क्षमता का मेहनत से उपयोग कर रहा था। चलते हुए उसने सोचा कि शक्तिशाली लोग सुगंध छोड़ते हैं। मेरी नज़र में इस क्षेत्र के छात्र छोटे रंगीन प्रकाश जैसे हैं, और जो साफ करने वाले हैं वे बल्ब जैसे हैं। यह सुपरनोवा चयन मुझे जीवन भर ध्यान दिलाएगा। आखिरी 2 क्लीनर पुरस्कार की रक्षा कर रहे हैं। जितना शिंकुन सोचता उतना ही खुश होता। हंसते हुए उसकी लार टपकने लगी। कितनी सुगंधित खुशबू है। उन्हें ढूंढना आसान है। अफसोस, मैं उन्हें खा नहीं सकता। इस बार इनाम पाना मतलब है कि मैंने लक्ष्य पूरा किया। वह गुप्त मार्ग की ओर सीधा चला और उत्सुकता से कोविड खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके साथ ही मेरा अतिमानवीय जीन 3 सितारा तक बढ़ सकता है और मेरा राक्षसी जीन 4थे स्तर को तोड़ना शुरू कर सकता है। शिंकुन ने जल्दी से कोविड खोला। पुरस्कार देखने को उत्सुक था। मैं पहला हूं। लिनशी नीचे छिपे थे। उसने गंभीरता से कहा, सच में तुम हो? ब्लू फ्लेम। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे हमला किया। सुनहरी रोशनी फूटी। किंगकुन ने जल्दी से कहा, अरे गलत व्यक्ति पकड़ा। पीछे खड़ा अधीनस्थ हैरान था। लेकिन यह युवा स्वामी फैन कौन है? फैनशी की नजरें नहीं हटीं। लिनशी के संबोधन से वह चौंक गया। क्लियर ने चिंगकुन को ब्लू फ्लेम कहा। लिनशी का चेहरा ठंडा रहा जब उसने कहा, इनाम चाहिए तो मेरी आखिरी परीक्षा पास करो। मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। उसने एक तकनीक के लिए हाथ उठाया और सुनहरे टुकड़े बरसने लगे। ये चाल बेहद शक्तिशाली थी। टकराव की आवाज गूंजी जब पीली रोशनी जंगल में फैली। फिर भी शिंगकुन को चोट नहीं लगी। वह मुस्कुराया और लिनशी के पास से गुजरा। मेरे प्रति नरमी के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। लिनशी ने हाथ वापस खींच लिया। इस बार वह अपने अनुमान को लेकर और भी अधिक निश्चित था। जैसा मैंने सोचा था, पिछली बार जब मैंने उसे देखा, मैं उसे महसूस कर सकता हूं और वह मुझे। उसे मेरी तलवार की चालें भी पता हैं। वह ब्लू फ्लेम है, लेकिन पकड़ने का मतलब नहीं। जब फैनशी ने जिंगकुन को आसानी से गुजरते देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने उसे जाने दिया। क्लीनर और शिंगकुन के बीच क्या संबंध है? उसे समझ आ गया कि अब लिनशी पर भरोसा नहीं कर सकता और तुरंत अपने अधीनस्थ को उसे रोकने का आदेश दिया। आदमी ने तुरंत सहमति दी और आदेश मान लिया। अधीनस्थ ने किंगकुन को आत्मविश्वास से देखा। सभी शीर्ष 3 और 4 सितारे गोल्डन मॉन्स्टर अलर्ट के कारण अकादमी छोड़ चुके थे। मैं 3 स्टार रैंक में हूं, लेकिन ताकत 4 स्टार जैसी है। फिलहाल मैं अकादमी में सबसे ताकतवर हूं। उसने एक शातिर मुस्कान दी और सोचा, हम अकादमी में हैं, इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मुझे उसे रोककर युवा मास्टर फैन का इंतजार करना है। अधीनस्थ उत्साहित था और अपनी क्षमता का उपयोग करने लगा। शानदार। शांगकुन उसकी तकनीक से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह मुस्कुराया और अधीनस्थ के पास से गुजरा। मुझ पर नरमी बरतने के लिए शुक्रिया वरिष्ठ भाई। अधीनस्थ चौंका। यह कैसे हो सकता है? वह नहीं रुका। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी। नहीं, सुपरनोवा टूर्नामेंट यंग मास्टर फैन के लिए बहुत अहम है। इसमें गलती नहीं हो सकती। उसने लिनशी की तरफ देखा। यह आदमी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह उसे नहीं हरा सकता। उसने फैसला कर लिया, चाहे लिनशी को पता चले या इस व्यक्ति का मन टूटे, अब मैं इसकी चिंता नहीं कर सकता। अधीनस्थ ने अपनी अगली चाल के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मन। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शांगकुन के मन की गहराइयों में देखने की कोशिश कर रहा था। टूटना। जब उसने एक गरजते भयानक राक्षस की छवि देखी, अधीनस्थ का पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। यह क्या है? उसका मन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह तुरंत पराजित हो गया। जमीन पर घुटनों के बल निर्जीव शिंगकुन चौंक गया। अरे, क्या वह भाग गया? मुझ पर मानसिक हमला निगल लिया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। धत्तेरे की, अब पहचान कैसे छुपाऊं? शिंगकुन ने जल्दी से चिंता को परे धकेला, सामने के गोले को देखते हुए। जो भी हो, पहले इनाम ले लूं। उसने इसे उठाया। संतुष्ट होकर सोचा कि यह मानव निर्मित सुपरह्यूमन यांत्रिक उपकरण है। काम पूरा। मैं विकास शुरू कर सकता हूं। उसी पल उसके दिल में संकट की गहरी भावना आई। किंगकुन ने एक दिशा में देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास था। वह गुप्त कमरे में खड़ा था, कुछ अजीब महसूस कर रहा था। यह है। जंगल के कोने में भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। किंगकुन ने मन में चिल्लाया, भूमिगत राक्षसों की आभा। मेरी कमजोरी का बहाना सच में सफल रहा। उसने हाथ में अलौकिक उपकरण पकड़ा। एक पल रुका। अंत में चिंगकुन ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। माफ करें, पर मानवता को एक व्यक्ति नहीं बचा सकता, और यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम्हारी शांति खत्म होती है।
कहानी और तनावपूर्ण हो गई जब जंगल के कोने में विशाल कदमों की आवाज बार बार सुनाई देने लगी। अदृश्य राक्षस प्रकट हो गए। कई विशेष नॉन यूएस सुपरह्यूमन अकादमी छोड़ चुके हैं। सॉन्गिन ने आंखें बंद कर फिर से महसूस किया। मैंने सुना 3 अदृश्य राक्षस इस रास्ते से गए। यह रास्ता सीधे नॉन यूएस सुपरह्यूमन अकादमी की ओर जाता है। उसने घबराकर आंखें खोलीं। हमें लगा कि राक्षस सुरंग में फंसे थे और अन्य राक्षसों के हमले के कारण अकादमी की सारी उच्च स्तर की शक्ति यहां आ गई थी। सॉन्गिन अचानक चिंता से भर गया। यह बुरा है। अकादमी सुपरनोवा चयन टूर्नामेंट आयोजित कर रही है और सभी नए छात्र वहां हैं। अब स्कूल में कोई नहीं है जो उनकी रक्षा कर पाए। अगर वे तीनों राक्षस सच में अकादमी में गए तो वहां के लोग असहाय रह जाएंगे। क्या यह संयोग है या राक्षस की चाल है जो बाघ को पहाड़ से दूर ले जाना चाहती है? उसके विचार उलझन में पड़ गए। अगर यह दूसरा है तो और बुरा है। सॉन्गिन ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और उनका चेहरा पूरी तरह से डर से भर गया। मानवता ने हमेशा राक्षसों की समझ को कम आंका है। जो हो सकता है उसके बारे में सोचकर सॉन्गिन और चिंतित हो गया। उसने जल्दी से साथियों को इस आपातकालीन खबर की सूचना दी। सब लोग मेरी बात सुनो, यह साजिश है। वे 3 अदृश्य राक्षस शायद अकादमी पहुंच चुके हैं। वहां के छात्र खतरे में हैं और हमें तुरंत एक टीम भेजनी होगी। पर जिन गांग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह हंसते हुए बोला, क्या तुम मरने के डर से पागल हो गए हो? तुम उन राक्षसों को ज्यादा आंक रहे हो या बस इस मौके का फायदा उठाकर भागने की सोच रहे हो? सॉन्गिन ने समझाना शुरू किया। नहीं, मैंने सच में सुना। वह आगे देखने के लिए मुड़ा और एक हमला बिजली की तरह उसकी ओर आया। सॉन्गिन जड़ हो गया, मन ही मन गाली देते हुए, कमबख्त, जिन गांग समय पर बढ़ा और खतरे को टाल दिया, घातक प्रहार रोक लिया। उसने एक मुक्का मारकर इसे हल किया, घमंड से मुस्कुराया। तुमने 4 स्टार पर वार किया। ध्यान रखो, राक्षस अचानक हमला न कर दे, तब मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। राक्षस असफल मानव उत्परिवर्तन से बने हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है। शोध के अनुसार 4थे स्तर का विकसित राक्षस भी जानवर जैसा ही होता है। जिन गांग ने अपनी राय दी। मैंने एक बार दुनिया के सबसे ताकतवर 5वें स्तर के राक्षस को खत्म करने की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वह वही राक्षस था जिसने मेरी एक आंख ली थी। उसकी बुद्धि आम व्यक्ति से कम थी। शुक्र है राक्षस सच में इतने मूर्ख होते हैं। अगर राक्षस सच में इतने चालाक होते तो क्या मानवता बचती? मेरी राय में इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जिन गांग ने यह कहा, वह दूसरी जगह गए और सॉन्गिन को सलाह दी। इन राक्षसों से निपटने के लिए और लोगों को भेजना अच्छा होगा। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह निराशा में चिल्ला रहा था। उसने सॉन्गिन को अनदेखा किया और फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। धिक्कार है, यह 4थे स्तर का अदृश्य राक्षस सच में परेशान कर रहा है। 4 सितारा से कम के सुपरह्यूमन इसे नहीं रोक पाएंगे। दृश्य जंगल के दूसरे कोने में बदलता है। एक बातचीत अवलोकन टॉवर से आ रही थी। आछू, सोच रहा हूं सुरंग में क्या हो रहा होगा। अफसोस, मैं अभी 3 स्टार के पीक पर नहीं पहुंचा हूं, वरना मैं जाकर अनुभव बढ़ाता, देखता कि राक्षसों की लहर कैसी होती है। उसके बगल में खड़े साथी ने उसे बड़बड़ाते सुना और थप्पड़ मार दिया। सपने छोड़ो और ड्यूटी पर ध्यान दो। हम यहां सुपरनोवा चैन टूर्नामेंट से आने वाली युद्ध ऊर्जा को रोकने के लिए हैं, ताकि यह राक्षसों को आकर्षित न करे। राक्षस ज्वार वहीं केंद्रित है। यहां राक्षस कैसे होंगे? वह हंस पड़ा। मैं मजाक कर रहा था। मैं 5 साल से क्लियरर हूं और सिर्फ टीवी पर मॉन्स्टर टाइड देखा है। हमारा देश मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में रखने में अच्छा काम करता है। इन दिनों आयामी राक्षस दुर्लभ होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। क्या यह शानदार नहीं? मैं हमेशा चाहता हूं कि सभी राक्षस इस दुनिया से मिट जाएं। लेकिन एक तेज हवा आई और उनके चेहरे फौरन गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। कुछ पंजों के वार से चौकी गिर गई और जोरदार गर्जना हुई। हत्यारा कहीं नहीं दिखा, लेकिन संतरी के शरीर बुरी तरह बिखरे थे। चारों ओर खून फैला था। दृश्य बहुत क्रूर था। पास के टॉवर में एक संतरी ने जल्दी हलचल देखी। उसने डर से चिल्लाया। प्रहरी टॉवर थीन गिर गया। उसने और उसके साथी ने फौरन संदेश भेजा, सभी क्लीनर्स ध्यान दें, दक्षिण पर हमला हो रहा है। दुश्मन अदृश्य है। सभी इकाइयां जो एरिना में छात्र प्रतियोगियों की सुरक्षा में नहीं हैं, दक्षिण की ओर बढ़ें। दूरी में एक चमकदार नीली रोशनी दिखी जो खंडहरों का निशान छोड़ रही थी। जैसे ही यह एरिना के करीब आई, तुतु सुपरनोवा चैन के दूसरे द्वार की मेजबानी कर रहा था। प्रतियोगिता उम्मीद से तेजी से बढ़ी। सिर्फ 5 मिनट में एपोकैलिप्स मार्स टीम के कप्तान शिंगकून ने पुरस्कार जीत लिया। वह स्वीकृति भाषण दे रही थी। इसका मतलब है कि इस साल के सुपरनोवा चयन में एपोकैलिप्स मार्स टीम। तभी इंटरकॉम से एक आपात संदेश आया, सभी इकाइयां दक्षिण में जमा हों। टूटू रुकी, जंगल की ओर चिंतित देख रही थी। दुश्मन का हमला, नीली लपटें, कोई निशान नहीं। क्या क्लीनर्स को इसी तरह के अमूर्त नीली लपटों वाले राक्षस से निपटने भेजा गया था? क्या यह संयोग था? बिना समय गवाए उसने अपनी क्षमता चालू की। ड्रैगन की गर्जना। टुटू ने आंखें मूंद लीं और गर्जना की सीमा में गतिविधियों को महसूस किया। स्टाफ के लोग राक्षस से लड़ रहे थे। सबको लग रहा था जैसे कुछ अदृश्य पास आ रहा है। सावधान रहो रॉक, ये खत्म हो गया। सभी को अदृश्य राक्षस ने उड़ा दिया। टुटू डर गई थी। उसने समझ लिया था कि क्या हुआ। यह अदृश्य राक्षस है, उसने चौंक कर कहा। खबर में बताया गया था कि 3 थे। 3 लेवल 4 अदृश्य राक्षस। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हमारे लोग उन्हें संभालने नहीं गए? वे अकादमी पर क्यों हमला कर रहे हैं? टुटू ने तुरंत तय किया, ये आपात स्थिति है।
मैं यहाँ प्रतियोगिता के अंत की घोषणा करती हूँ। क्रिस्टल प्रसारण पूरे क्षेत्र में गूंजा। सभी छात्र तुरंत जंगल खाली करें और अब आश्रय के लिए अकादमी लौटें। घोषणाएं लगातार गूंज रही थीं। सभी सफाई कर्मियों को जंगल में ही रहना है। हम अदृश्य राक्षसों को इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देंगे। नियांग ने जानियिंग और बाकी लोगों की तरफ देखा, हाथ हिलाते हुए कहा, तुम लोग जाओ। अकादमी के अंदर सिग्नल भेजते रहे, डीन चेंग, कृपया जंगल को सील कर दें। उसी समय डीन के कार्यालय में यांग सू जोर से विरोध कर रही थीं। डीन चेंग, भले ही पूरा जंगल आपकी शक्ति से ढका है, इसे सील करने का मतलब अंदर के सफाई कर्मी मर सकते हैं, उसने समझाया। टूटू अभी भी छोटी और अनुभवहीन है, हम उसकी बात नहीं सुन सकते। पर किंगचे सहमत नहीं थे। नहीं, वह सही है। उसने बोलना खत्म किया और गायब हो गया। यांग सू को विनती करता छोड़ दिया। डीन चिंग छत पर प्रकट हुआ और गहरी आवाज में कहा, मुझे अन्य देशों के क्लीनर्स के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ चाहे राक्षस कितने भी शक्तिशाली या खतरनाक हों, हमें उन्हें खत्म कर कमजोरों की रक्षा करनी होगी। उसने मुद्रा ली, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित की और उसके हर शब्द का गहरा असर हुआ। अगर हम इन अदृश्य राक्षसों को जंगल से भागने देते हैं तो न केवल हमारे छात्र खतरे में होंगे, बल्कि स्कूल के बाहर के लोग भी जोखिम में होंगे। सभी शिक्षक और सफाई कर्मी परिसर में, चाहे हम मरें, इस जंगल को घेरना होगा। किंगचे ने अपनी क्षमता सक्रिय की और मोटी शाखाएं लकड़ी के रूपों में बदल गईं। वे हर कोने तक फैल गए, कुशलता से बढ़ते हुए। छात्र हैरान रह गए जब पेड़ जीवित प्राणियों की तरह हिलने लगे। जय यू चौंक गई जब एक शाखा ने उसे लपेट लिया, यहां तक कि बेहोश क्यूज को भी खींच लिया गया। शाखाएं गुप्त कक्ष तक पहुंच गईं जहां पुरस्कार थे। हालांकि वे अलग अलग जगह थे, सभी को मुख्य द्वार पर लाया गया। जी यू चौंक गई जब एक शाखा ने किसी को उसकी ओर फेंका। उसने चीख मारी, लेकिन देखा कि वह शेंगकुन था तो शर्मिंदगी और गुस्से में गाली दी। यूं, शेंगकुन। शेंगकुन बेबस था, मेरी गलती नहीं, डीन ने मुझे भी बाहर फेंका। वह जल्दी से खड़ा हुआ, जोर से शिकायत करते हुए, अरे ओल्ड किंग, ये क्या है, लोगों को फेंक रहे हो। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सामने के दृश्य से वह इतना स्तब्ध हो गया कि बस इतना ही कह सका, हे भगवान, पहले की शाखाएं अब एक ऊंची दीवार बन गई थीं। इसे ही मैं भव्य दृश्य कहता हूं, जेंगकुन ने कहा। उसने अंदर क्या है यह समझने की कोशिश की, पर वह आशान्वित नहीं था। उसने हल्का माथा सिकोड़ लिया, सोचते हुए, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा कि वहां कितने क्लीनर्स हैं। मेरा स्तर अभी भी कम है। जहां वह खड़ा था उसके पास दो छात्र फुसफुसा रहे थे। शिंगकुन चुपचाप सुन रहा था। मैंने सुना कि अकादमी के सभी शीर्ष योद्धा सुरंग में गए, लेकिन वहां के राक्षस यहां आ गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के क्लीनर? वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन जिसने भी सुना उसे स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। शेंगकुन और चिंतित हो गए। सभी शीर्ष योद्धा दूसरी जगह भेजे गए थे। उन्होंने राक्षस की बुद्धिमत्ता कम आंकी। यह घातक झटका है, मुझे जल्दी जंगल जाना होगा। चूशा गरजा, डीन, तुम कमीने हो। क्या गलत व्यक्ति को बाहर फेंका? मैं बहुत ताकतवर हूं, किसे नीचा दिखा रहे हो? उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, हरी शक्ति निकल रही थी। मैं भविष्य का क्लीनर हूं। जिस दिन मैंने ट्रांसेंडेंट अकादमी में प्रवेश किया उसी दिन से मैं लड़ाई के लिए तैयार था। चूशा ने गुस्से में हवा में मुक्के मारे। अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो एक बात होती, लेकिन अब जब मिल गया हूं तो मैं अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई करूंगा। सैंडविंड टीम की एक सदस्य ने पेड़ पर हाथ रखा, पीली शक्ति सक्रिय की। कप्तान, मुझे करने दें, मैं प्राचार्य जैसे मोलुओ स्टार चार्ट का अभ्यास करती हूं। उसने पहले मुझे गाइड किया है, लगता है मैं अंदर जाने का छोटा रास्ता बना सकता हूं। चूशा ने कहा, तो आजमाओ। उसने कहा, खोलो। पेड़ के तने पर हरी दरार दिखी। क्यूशा ने देखा और चेताया, बाकी आप लोग काफी मजबूत नहीं हैं, मैं अकेला अंदर जाऊंगा, इस झगड़े में मत पड़ो। उसने कहा ही था कि सैंडविंड टीम के एक सदस्य ने जवाब दिया, क्यूशा, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं रास्ता नहीं खोलूंगा। बाकी लोग भी शोर मचाने लगे। अरे बॉस, अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो संभल कर रहिए, नहीं तो मैं आपके कंप्यूटर की अध्ययन सामग्री सार्वजनिक कर दूंगा। कप्तान, मैं भी जाना चाहता हूं। तुम सारा श्रेय खुद लेना चाहते हो। सभी को बहस करते देख वह गुस्से में बोला, क्या? तुम्हारी आइस डांस कितनी बड़ी है? और थोड़ा अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। और तुम, जिसे सिंकुन ने एक बार में गिरा दिया था, चुप रहो। जान यिंग आगे बढ़े और बोले, क्यूशा, हम आपके दरवाजे का उपयोग करना चाहेंगे। वह मुड़े और हंसे, हा, अपरूट स्क्वाड, क्या आप खुद रास्ता नहीं बना सकते? महिलाएं, इसमें मत पड़ो। उसने भौहें चढ़ाई और गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि क्या करना है? संभल कर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें भी गिरा दूंगी। चूशा ने चिढ़ाया, अगर मौत से नहीं डरते तो आओ। यी हान भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। भाई चू, हम भी रास्ता लेना चाहेंगे। सभी रास्ता लेना चाहते थे, हम भी। चूशा ने ठंडी हंसी दी। सब लोग खुले दरवाजे के सामने जमा हुए। देखकर कि कोई भागना नहीं चाहता था, उसने दिखावा किया, जैसा सोचा था, मेरे प्रतिद्वंद्वियों में हिम्मत है। उम्मीद है जब ये खत्म होगा हम सब साथ बाहर आएंगे। अंतिम व्यक्ति अंदर गया। शेंकुन ने दूर से देखा, कोई हिला नहीं। वह सोच में माथे पर बल डाल रहा था। मुझे भी अंदर जाना है। इस उपकरण से 3 सितारा ट्रांसेंडेंट बनना है। उसकी गहरी लाल आंखें पहले से तेज हो गईं। आप सब मरने की कोशिश मत करना, शिंकुन ने अपनी टीम से कहा। सवाल मत करो, लौट जाओ, अभी अंदर जाने का समय नहीं है। फैनशी की नजरें शिंकुन की टीम पर थीं जब अकादमी के एक कोने से उसके एक अधीनस्थ ने धीरे से कहा, युवा मालिक, फैन, इधर आओ। गली में जाकर उस आदमी के सामने खड़ा होते ही उसने कहा, तुम्हें यहां पहले से नहीं होना चाहिए था, है ना? आपकी सुरक्षा सफाई कर्मी के काम से ज्यादा अहम है। अखाड़े का राक्षस बहुत ताकतवर है।
मुझे नहीं लगता कि डीन और बाकी लोग ज्यादा देर टिकेंगे। युवा स्वामी, मेरे साथ आइए। अचानक उस व्यक्ति को गर्दन से पकड़कर दीवार से पटक दिया गया। क्यों युवा स्वामी? उसकी आंखों में हत्या का इरादा था जब अचानक नीली आग की गेंद हवा में आ गई। फैन शिजाई ने ठंडे स्वर में पूछा, तुमने किंग कुन को वो पुरस्कार क्यों लेने दिया? अधीनस्थ ने डरते हुए उस लॉ को देखा। ये लॉ क्या है? इसके पास होने से लगता है जैसे मैं निगल लिया जाऊंगा। क्या फैन शिजाई ने जीवन तत्व को इतनी जल्दी सीख लिया और 4 सितारा ट्रांसेंडेंट तक पहुंच गए? ऐसा सोचा था उसने डरते हुए हाथ उठाए और खुद को बचाने की कोशिश की। युवा स्वामी, मुझ पर गलत आरोप हैं। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन प्रतिक्रिया मिली। मेरा सिर अभी दर्द में है। कृपया मेरी बात सुने। वह आदमी शिंकुन साधारण नहीं है। फैन शिजाई ने आंखें संकरी की और कहा, वह साधारण नहीं है। और जो सफाई कर्मी आपके साथ था उसने उसे ब्लू फ्लेम भी कहा। जिंगकुन जियू के छात्रावास लौटा, दरवाजा खोला और कहा, माफ करें, आप आराम नहीं कर सकेंगे। बाहर पहरा दो, कोई अंदर ना आए। पीछे के लोगों ने कहा, चिंता मत करो बॉस। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर गया, सोचते हुए, समय कम है। मुझे जल्दी से 3 स्टार ट्रांसेंडेंट तक पहुंचना है, फिर लेवल 4 मॉन्स्टर में अपग्रेड करना है और एरिना क्षेत्र की ओर जाना है। उसने आस्तीनें ऊपर की, हाथ पर लगे उपकरण को देखते हुए शरीर के भीतर ट्रांसेंडेंट जीन दोष को ठीक करने के लिए मैन मेड ट्रांसेंडेंट उपकरण का उपयोग करने की तैयारी की। अंत में तारा चार्ट बनाना है। मानव निर्मित ट्रांसेंडेंट उपकरण मेरी कलाई पर कंगन में बदल गया तो उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह चांदी भूरा हो गया। मेरे हाथ का कंगन अब रंग बदल गया है। सक्रिय करते ही जीवनसार की पूरी शीशी खत्म हो गई। यह चीज बहुत ऊर्जा लेती है। इस कंगन को रिचार्ज करना भी आसान था। वह कमरे के कोने में रखे गत्ते के डिब्बे की ओर बढ़ा। जीवनसार पीना था। शेंगकुन ने एक शीशी का सार अपने मुंह में डाला और अपने अलौकिक जीन से उसकी ऊर्जा कंगन में भेजी। शायद 30 शीशियों की ऊर्जा चाहिए होगी। उसने हिसाब लगाया और डर गया। हे भगवान, मात्रा समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि मेरे अलौकिक जीन मेरे राक्षसी जीन से कमजोर हैं, इसलिए मैं ऊर्जा कंगन में नहीं डाल सकता, चाहे कुछ भी हो। यह बहुत कठिन होगा। खाली शीशी पकड़े उसका हाथ कांप रहा था। अब क्या करूं? ऊंची शाखा पर बैठा व्यक्ति बोला, युद्ध क्षेत्र ढका हुआ है, सभी संकेत गायब हैं। लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकती, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी। टुटू हवा में तैर रही थी, फोन में रिपोर्ट कर रही थी। नमस्ते सबको, यह आपकी दोस्त टुटू है। मैं एक बहुत डरावने अदृश्य राक्षस का सामना करने वाली हूं। उसने हाथ हिलाया, जिससे कई खरगोश कान वाले केस वाले फोन नियंत्रित हो गए। शायद कल तक जीवित न रहूं, लेकिन उम्मीद है कि अलविदा कहने का समय मिल जाए। पहले मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि राक्षस कहां है। टुटू ने विस्फोट देखा। उसने उस दिशा में देखा और चिल्लाई, उधर। मैं सबको लेकर पास से देखूंगी। फोन रिकॉर्ड कर रहा था जब अचानक कुछ ने उसे काट दिया। एक जोरदार प्रहार से टूटू उछली। वह गिरी, फिर उछली और उसकी पीठ पेड़ से टकराई। टूटू ने कराहते हुए देखा, उसकी बाईं बांह घायल थी, नीली पड़ गई और खून बह रहा था। तीव्र दर्द से वह खांसी करने लगी। उसने दांत भींचकर कहा, अगर मैंने समय पर हवा की दीवार नहीं बनाई होती तो शायद अब तक सूखा खरगोश होती। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। किंगचे, जो ऊंचाई पर तैर रहा था, बेलों से राक्षसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने निर्देश देने के लिए भी एक पल का ध्यान दिया। हाँ, यहाँ 3 अदृश्य राक्षस हैं। जिसने तुम पर हमला किया वह उड़ सकता है। मैंने उसे फंसा लिया है, पर ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। उसने ऊपर देखा और पुकारा, डीन। उसने कहा, बाकी लोग जमीन वाले को रोकने में लगे हैं। मैं मदद करूंगा और इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। जिंगक्वे ने माथे पर बल डालते हुए कहा, एक और बाकी है। मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आपको इसे नियंत्रित करना होगा। भले ही मैं 4 सितारा ट्रांसेंडेंट हूं, मैं एक को फंसाने और दूसरे को रोकने में व्यस्त हूं। अगर वह आखिरी मेरी अनंत लकड़ी से बच गया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा हुआ तो अकादमी में सबको परेशानी होगी। टुटू खड़ी हो गई। उसकी नजरें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। समझ गई, इसे संभालो, पर मुश्किल है। अचानक उसके चेहरे पर खट्टापन आ गया, लेकिन होठों पर कड़वी मुस्कान थी। कुछ पसलियां भी टूटी हैं। युद्ध में मरने के बाद मृत्यु लाभ उसके लिए काफी होना चाहिए, है ना? इस सोच के साथ उसने पैरों से धक्का दिया। अब पूरी ताकत से जाने का वक्त है। टुटू ने पेड़ के आधार से खुद को लॉन्च किया, दाहिने हाथ से पीछे की हवा को नियंत्रित करते हुए, जबकि उसकी हथेली में हरी शक्ति इकट्ठा हो रही थी। अंधेरी हवा, हरी शक्ति फैल गई, खोज रही थी, पर राक्षस नहीं मिला। सच में ये अदृश्य राक्षस सिर्फ 3 हैं। अचानक टूटू की आंखें भ्रमित होकर बड़ी हो गईं। बाहर से आते समूह को देखकर उसका दिल चिंता से भर गया। छात्र यहाँ हैं, धत्तेरे की, ये प्रतिस्पर्धात्मक बच्चों का झुंड। ये राक्षस उनकी कल्पना से ज्यादा भयानक है। स्थिति बिगड़ गई। टूटू दौड़ते हुए आई और बोली, यहां से तुरंत निकलो। सबसे आगे खड़े कूजा ने सुना और रुक गया। तुम सब बच्चे, अभी तक तो तुम एक दूसरे के खिलाफ थे। अचानक ये एकता क्यों? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दूर से एक और धमाका सुनाई दिया। क्या वो अदृश्य राक्षस है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अभी दिखेगा। उसने हैरानी से देखा और मन में लाभ हानि का आकलन किया। भले ही मेरी बाईं बांह ठीक हो, मैं इतने छात्रों को इतने कम समय में नहीं निकाल सकती। धत्त तेरी की, मैं केवल इसके सभी इंद्रियों को बाधित करने की कोशिश कर सकती हूँ। जैसे ही उसके दाहिने हाथ में हरी शक्ति प्रकट हुई, उसने एक जोरदार धमाका सुना। पीली और हरी रोशनी चमकी जब चूषा और एक छात्र ने राक्षस को रोकने के लिए अपनी ताकत दिखाई। ट्रिपल स्टॉर्म, गोल्डन स्टार आर्ट। उसने जबड़ा कस लिया, भौहें सिकुड़ी और आंखों में दृढ़ संकल्प था जब उसने चिल्लाया, चाहे हम कितना भी लड़ें, हमें पता है कि दांव पर क्या है। जब हमने यहां आने का निर्णय लिया तब हम पूरी तरह तैयार थे।
तुरंत बाद उनके सामने एक पृथ्वी की ढाल उठी जो राक्षस के खिलाफ रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। टूटू ने डरकर चीखा, नहीं। एक प्रहार में सामने वाले छात्र का आधा शरीर गायब हो गया, उसकी टोपी चिथड़े हो गई। हमारे वर्ष की सबसे मजबूत ढाल, जिसे सब जानते थे, एक बार भी नहीं सह पाई। क्यूशा ने अविश्वास में अपनी खाली आस्तीन देखी। बस ऐसे ही मेरा एक हाथ चला गया। टूटू ने क्यूशा के कंधे को दाहिने हाथ से पकड़कर पीछे खींचा। अब समझ गए, ये ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिससे तुम निपट सकते हो। सब लोग ध्यान दें, ध्यान दो, मैं आप सभी को यहां से बाहर निकालूंगा। उसने हाथ पकड़ा, होठों पर मुस्कान थी लेकिन चेहरा फड़क रहा था। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक हाथ है। जब क्यूजिया ने कहा तो पीछे देखा। यह अतिशयोक्ति नहीं थी, वे सच में बहुत ताकतवर थे। ये हान ने साथी की गिरी टोपी उठाई और धीरे से कहा, सीनियर टूटू, अकेले मत करो। ऐसे राक्षस के खिलाफ सबसे मजबूत सफाई कर्मी भी शायद न बचें। इस समय नारंगी बालों वाला लड़का भी लड़ाई में शामिल होना चाहता था। उसके अंदर से लाल शक्ति उमड़ रही थी। हम में से जिनके पास अधिकतम युद्ध शक्ति है उन्हें समर्थन दें। इस तरह हमारे पास आखिरी दांव होगा। सैंडविन टीम के एक सदस्य ने अपनी राय दी, क्योंकि अगर आप वरिष्ठ मरे तो क्या आपको लगता है कि हम बचेंगे? हम इस अकादमी के छात्र हैं, हम सबकी समान जिम्मेदारी है। जान यिंग ने अपनी शक्ति सक्रिय की। उसकी आंखों में नया मारक इरादा था, गुस्सा और साहस का मिश्रण। सीनियर टूटू, आदेश दें, हमें आदेश दें कि हम उनसे लड़ें। यह जीवन मृत्यु का पल था, नगण्य लोग। फिर भी इस पल में वे अचानक महान हो गए। टूटू ने आंखें बंद कर लीं, इसे मानने को तैयार नहीं थी। उसने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, तुम मूर्ख बच्चों का समूह, तुम सबके आज यहां मरने की संभावना है। फिर भी जैसे ही उसने कहा, वह आगे बढ़ा, चिल्लाते हुए, हमें इसे दिखाने का तरीका खोजना होगा। ठीक है रॉजर। हमला शुरू हुआ। खून आतिशबाजी सा बिखर गया। लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अंतिम लड़ाई में सबने जान दांव पर लगाई। सुरंग में गुस्से से आवाज आई, हे शांगुआन कुई, क्या तुम पागल हो? गालियां और चेतावनियां दी गईं, ऐसे मत धावा बोलो। एक पारलौकिक व्यक्ति की ताकत राक्षस के सामने कुछ नहीं, और यह राक्षस अदृश्य भी है। फिर भी शांगुआन क्यूई ने सबको अनदेखा कर सीधे बढ़ीं। उनकी नजरें अचानक तेज हो गईं, चेतावनी की आवाजें जारी रहीं, आप मौत को बुला रही हैं। तभी एक बार में शांगुआन कुई का दाहिना हाथ घायल हो गया। वह साइड में हट गई लेकिन घातक चोट से बच पाई। फिर भी चोट की अनदेखी कर शांगुआन कुई ने हमला जारी रखा। रक्त पिंजरा। जिंगांग ने गाली दी और अवरोध करने आगे बढ़ा। शांगुआन कुई, लौट आओ। अगर तुम इतनी लापरवाही से लड़ोगी तो 4 स्टार ट्रांसेंडेंट तक कैसे पहुंचोगी? हमें अपनी ट्रांसेंडेंट शक्तियों का उपयोग कर दूर से लड़ना चाहिए। देखकर शांगुआन कुई ने कहा, बूढ़े जिंगांग, तुम उम्र के साथ और डरपोक और जिद्दी हो रहे हो। उसने हमला रोका और स्थिति का विश्लेषण कर स्पष्ट संवाद करने लगी। मुझे सॉन्गिन पर भरोसा है, ये राक्षसी साजिश है। थोड़ा भी शक होने पर हम छात्रों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। वे हमारे भविष्य हैं, पर हम अपनी सेना आदि करके नहीं लौट सकते, नहीं तो यह राक्षस बाहर निकलकर सभी सफाई कर्मियों को खा जाएगा। हमें इसे जल्दी खत्म करके लौटना होगा। राक्षस धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये ट्राइसेराटॉप्स जैसा था। इसकी पसलियां और पूंछ कांटों से ढकी थीं, दांत बहुत तेज थे। मैं अपना खून इसके शरीर में डालूंगा ताकि यह छुप न सके। जब तक यह असली रूप दिखाता है, यह बस एक स्तर 4 का राक्षस है। इस तरह हम इसके रूप से इसे आंक सकते हैं और इसकी कमजोरी ढूंढ सकते हैं। उसने बोलते हुए एक पल रुकी। शांगुआन क्यूई का चेहरा गंभीर और हत्या की भावना से भरा था। राक्षस ने दांतों वाले जबड़े खोले और चार्ज किया। पंजे चमकते ये शांगुआन कुई की ओर दौड़ा। वह सोचने लगी, यह चीज आखिर किससे विकसित हुई? शांगुआन कुई पीछे कूदकर पूरी ताकत से किए पंजे के वार से बच गई। मैंने राक्षसों के हर रिकॉर्ड पढ़े हैं, पर ऐसी प्रजाति नहीं देखी। लगता है यह प्राचीन काल के राक्षस जैसा है। यह बहुत समान है। राक्षस ने पूंछ घुमाई। जिंगांग ने हमले को रोका, जिससे राक्षस की दांतों वाली पूंछ उसके सीने में ढस गई। फिर उसने आदेश चिल्लाया, ट्राइसेराटॉप्स, ये कैसे संभव है? धत्तेरे की। शांगुआन कुई, तुम और सॉन्गिन वापस जाओ, छात्रों को बचाओ। इसने रूपरेखा दिखा दी है। हम 4 स्टार ट्रांसेंडेंस यहां पर्याप्त हैं। हम इसे खत्म करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। गंभीर चोट के बावजूद जिंगांग ने दांत भींच कर कहा, अगर यह सच में ट्राइसेराटॉप्स से विकसित हुआ है तो यह बड़ी समस्या है। यह दिखाता है कि राक्षसों पर मानवता का पूर्व शोध गलत था। शायद इंसानों ने इन प्राणियों को कम आंका। धुंधले कमरे में लाल रोशनी चमकी और एक चीख सुनाई दी जिसने सब कुछ डुबो दिया। इस समय किंगकुन अपने कमरे में मुस्कुरा रहे थे। राक्षस जिन, तुमने मेरी सारी ऊर्जा ले ली है। उन्होंने अपनी आस्तीन का गार्ड खोला और बुदबुदाए, तो मुझे दोष मत देना जो मैं करने वाला हूं। वह जिसे जीवन सार कहते हैं, जीवों से ऊर्जा लेकर जीवन को सेवा देता है। जब राक्षस इंसानों को खाते हैं तो वे उन्हें जीवन ऊर्जा में बदलते हैं ताकि वे बढ़ सकें। राक्षस जीनों में पहले से ही बहुत जीवन ऊर्जा होती है। उसके शरीर के अंदर के जीन इकट्ठा होकर ऊपर देख रहे थे। मैं उन्हें जीवन सार लेने से नहीं रोक सकता, पर एक को पकड़ सकता हूं, उसे ट्रांसेंडेंट उपकरण में डाल सकता हूं और मशीन की तरह पीसकर जीवन ऊर्जा में बदल सकता हूं। उसका बायां हाथ राक्षस के हाथ में बदल चुका था। ऊर्जा को यांत्रिक ट्रांसेंडेंट उपकरण में स्थानांतरित कर इंजेक्ट कर दिया गया है। उपकरण के सामने की छोटी अंगूठी चमकी और फिर टूट गई। यह कई टुकड़ों में बंट गई, जो अब ऊर्जा से भरे सर्किट बोर्ड को ले जा रही थीं, लेकिन यह थोड़ा अलग महसूस हुआ। वे मिलकर शक्ति दस्ताने में बदल गए। जब तक यह काम करता है तब तक ठीक है। तैयार होते ही तारामंडल ने पीली चमक दी, जो दस्ताने से जुड़ गई।
ये ट्रांसेंडेंट जीन को भौतिक रूप में दिखा और अनुकरण कर सकता है ताकि मेरी स्टार चार्ट की साधना में मदद हो सके। अब मैं स्टार चार्ट से पहले ही काफ़ी परिचित हूँ। किंग कुन ने दस्ताने वाला दायां हाथ उठाया। जब मैं मैन मेड ट्रांसेंडेंट को सक्रिय करूंगा, मेरे पास 3 स्टार ट्रांसेंडेंट के विकास जितनी ताकत होगी। उसने अचानक आंखें चौड़ी की और नीचे देखा। अगला कदम 3 सितारा ट्रांसेंडेंट पर केंद्रित है। उसके बदले हुए बाएं हाथ की मांसपेशियां तन गईं। एक साथ अधिक ब्लेडेड विकसित हुआ। जिंगकुन की पीठ से दरांती जैसी हड्डियां निकलीं और उसका बायां हाथ पूरी तरह राक्षस के हाथ में बदल गया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा धीरे धीरे राक्षसी बन गया। पाचन की गति, आनुवंशिक शक्ति का अंतिम अंश। मेरा शरीर सच में नियंत्रण खोने लगा है, यह फैल रहा है। अचानक आवाज सुनकर बाहर पहरा दे रहे 3 लोग चौंक गए। जगह अंधेरी हो गई। हम्फ, तुम सब मेरे राक्षस जीन हो। शांगकुन ने राक्षसीकरण को नियंत्रित करने के लिए पूरी ताकत लगाई और मैं मालिक हूं। सभी विद्रोहियों को खत्म करना होगा। उदाहरण बनाना सबसे शक्तिशाली और तेज तरीका है। विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। आप मेरी इच्छाओं के अनुसार विकसित हों। स्तर 4 राक्षस। सबने पूरी ताकत लगा दी थी। लियाओ मिंग ने आखिरी पल तक लड़ाई की, खून बहते घावों और थकी सांसों की परवाह किए बिना। बस एक मजबूत इच्छाशक्ति और आपदा के सामने अडिग संकल्प बचा था। तभी किसी ने खुशी से चिल्लाया, सफलता! सभी के अंतिम बलिदान का फल मिल गया है। उन्होंने शक्ति की दीवार की ओर देखा और कहा, अदृश्य राक्षस वहां है, अस्थायी रूप से बांधा गया है। आपके पास बस एक मौका है। ये हान और झान यिंग ने सतर्कता से युद्ध मुद्रा अपनाई। सुनहरी और नीली विद्युत ऊर्जा उग्र ड्रैगनों की तरह उमड़ रही थी। उनकी आंखों में इस्पात जैसी दृढ़ता थी और उनसे अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी, जैसे वे युद्ध भूमि को हिला देने वाले अंतिम प्रहार के लिए तैयार हों। ये हान ने शरीर खींचा और तलवार की पकड़ मजबूत की। वह ऊंचा और शक्तिशाली था। उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा बह रही थी। गर्जना के साथ उसने अपनी पूरी पारलौकिक शक्ति दिव्य तलवार तारा चार्ट को सक्रिय किया। हाथों पर तनाव की अनदेखी करते हुए उसने दांत भींचे, भौहें सिकुड़ी और आंखों में दृढ़ संकल्प था। मुझे जीवन का सबसे ताकतवर तलवार प्रहार करने दें। उसने हाथ घुमाया, मांसपेशियां फड़कीं और पास के बड़े लकड़ी के ठूंठ पर वार किया। तुरंत गहरा लाल खून झरने सा बहने लगा, लेकिन हान नहीं रुके। हर अगला वार और भयंकर होता गया, जैसे दर्द ने उनकी ताकत बढ़ा दी हो। खून की बूंदें उसकी अटूट इच्छा शक्ति दिखा रही थीं। झान यिंग ऊंची खड़ी थीं, हाथ उठाकर अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रही थीं। उनके रक्त से बने बर्फीले तीर नीली रोशनी में चमकने लगे। असंख्य तलवारें, ताराचाट रक्त उसकी आंखों, कानों और मुंह के कोनों से रिसने लगा, जैसे हर बूंद उसकी आत्मा से उल्टी दिशा में बह रही हो। उसने दर्द नहीं दिखाया, बस ठंडी बातें फुसफुसाई। फिर खून में रंगी, बिना हिचकिचाहट के बाहें घुमाईं। प्रचंड शक्ति से भरा प्रहार आगे बढ़ा, जैसे हजारों बर्फीली नीली ऊर्जा धाराएं चाकू और तलवारों की तरह तेज भयानक गर्जना के साथ बाहर निकलीं, जो जगह को जमाने लगीं। उसी पल उसकी आवाज गूंजी, स्वर्गीय तलवार। टुटू हवा में तैर रही थी, दोनों की ताकत देख रही थी और सोच रही थी, दिव्य तलवार, रक्त तलवार। वे छात्र होते हुए भी इतनी शक्ति दिखाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। ये राक्षस को भेदने और उसे प्रकट करने के लिए काफी होना चाहिए। उसकी भौहें सिकुड़ीं और दृष्टि तेज हो गई जब उसने सोचा, इस तरह भले ही हम मर जाएं, हम प्रिंसिपल को सही स्थिति का पता लगाने और फंसाने में मदद कर सकते हैं। अचानक टुटू ने कुछ देखा। उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या यह पूरी तरह अछूता है? सुनहरी ऊर्जा की धारा बढ़ रही थी, पर कोई बदलाव नहीं था। फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ और टुटू का दिल चिंता के गड्ढे में डूब गया। सब खत्म। जान जोखिम में डालकर भी हम इसे रोक नहीं सकते। उसने दांत भींच लिए, क्योंकि उसकी आंख के कोने से सुनहरी रोशनी चमकी। यह भारी भावना, बचने का कोई रास्ता नहीं। टुटू ने ध्यान से देखा, खुद से पूछते हुए, ये राक्षस आखिर आया कहां से? मानवता का इसे पहचानने में असफल होना डरावना है। टूटू शांत रहने की कोशिश कर रही थी। बैठकर देखते हुए उसे अजीब लगा कि उन्होंने सच में सोचा था कि स्थिति उनके काबू में है, कि अब उन्हें राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं। फिर उसकी नजरें कठोर हो गईं और उसने गुस्से में दांत भींच लिए। ये अहंकार की बड़ी कीमत है। लगता है मैं हवा से जीवन शक्ति महसूस कर सकती हूँ। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन शायद जूनियर्स के पास अभी भी मौका है। टुटू ने अंदर एक शक्ति को महसूस किया। उसने सोचा, अगर वह खुद को नष्ट कर सके तो हवा से छात्रों को दूर उड़ा सकती है। इस सोच के साथ टूटी ने मजबूती से अपने शरीर को पेड़ के खोखले में झुका लिया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं जब उसने उनके बचने की चुपचाप प्रार्थना की। भले ही सिर्फ एक ही बच पाए। माफ करना जूनियर्स, आपकी सीनियर अभी। टुटू के विचार कुछ पल के लिए डगमगाए, फिर उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। उसने दांत भींचे, नसों को तान लिया और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया, जैसे भाग्य का देवता उसे अंधेरे में खींच रहा हो। अचानक शिंगकुन आया। उसने टुटू के बाल खींचे, जिससे वह दर्द से चिल्लाई, छोड़ो! कौन कमीना मेरा बाल खींच रहा है? नकाबपोश किंगकुन ने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ी और धीमी आवाज में सलाह दी, शांत हो जाओ, अभी तुम्हारे बलिदान का समय नहीं आया है। उसने बिना सोचे पूछा, तुम कौन हो? उसने टुटू को जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह गुस्से में आ गई। गाली देने का बिंदु, कमीने, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? उसने उसकी ओर देखा और गर्जना जारी रखा, अगर हमने यह मौका गंवा दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। टुटू ने अपनी आंखें संकड़ी कर लीं और चिल्लाई, सबके सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किंगकुन ने उसकी चीखों को अनसुनाकर अपनी आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान दिया और एक हथेली बढ़ाई, अदृश्य राक्षस के प्रहार को रोकने के लिए।
यह देखकर टुटू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। जब उसने उसे देखा, उसके पीछे खड़ी होकर उसने सोचा, उसने इसे रोक दिया। वह अदृश्य राक्षस, उसने पहले की लड़ाई याद की, कैसे सबको बुरी तरह पीटा गया था। उनके शरीर राक्षस द्वारा विकृत हो गए थे और अद्भुत भावना से नहीं बच सके। हर हमले ने हमें भारी हानि पहुंचाई, जबकि वह अप्रभावित रहा। लेकिन उसने सच में इसे रोक दिया। टुटू ने उसके हाथ को देखा, जिसमें नीली ऊर्जा की धारा घूम रही थी, जैसे एक बवंडर जो आगे की ओर दबाव भेज रही थी, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। उसने सोचा, यह कैसी शक्ति है। 4 सितारा स्वर्ण प्रकार के अलौकिक, जिनका शरीर हड्डियों से बना और अटूट हीरे जैसा है, भी उस अदृश्य राक्षस के सीधे हमले का सामना नहीं कर सकते जैसा उसने किया। उसने शिंगकुन की खून जैसी लाल आंखों को देखा, जो संकल्प और दृढ़ता से भरी थीं, और सोचा, यह व्यक्ति कौन है। शिंगकुन ने अपनी शक्ति केंद्रित की और मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी पर नीली ज्वाला जल उठी। आग की लहरें उबल रही थीं, आसपास की जगह को जला रही थीं। ज्वाला उग्रता से जल रही थी, नरक से आए अग्निभंवर की तरह एक विशाल अंगूठी में बदल रही थी, जो पूर्ण विनाश का आभास दे रही थी, मानो यह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीवन को भस्म कर देगी। यह देखकर टुटू ने नीली ज्वाला पहचानी। आश्चर्य में पूछा, तुम्हारी नीली ज्वाला? शांगकुन ने टुटू को तिरछी नजर से देखा और शांत स्वर में कहा, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो? ये सुनकर उसकी शंकाएं सही थीं। ये वही है, आपने फैन परिवार की प्रयोगशाला नष्ट की और अंदर के 48 लोगों को खत्म किया। वांछित अपराधी। टुटू के चेहरे पर डर था। चिंगकुन ने चेताया, अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हें निगल जाऊं तो दूसरों को लेकर यहां से चली जाऊं। टुटू हवा में तैरते हुए अचानक चुप हो गया। उसने मुड़कर नीली लौ उठाई और ठंडे स्वर में कहा, मेरे रास्ते में मत आओ। हाथ की हल्की लहर से टुटू दूर फेंक दिया गया। उसी समय अदृश्य राक्षस ने आखिरकार अपना विशाल शरीर दिखाया, जो अंधेरे से एक बुरे सपने जैसा उभर रहा था। यह प्राणी था जिसका सिर विकृत और भयानक रूप से लंबा था। इसका मुआरी जैसे तीखे दांतों से भरा था, जो किसी चीज को चीरने को तैयार थे। इसके सिर पर बड़े हरे सींग थे, जो ठोस बिजली की तरह मुड़े थे। खासकर उसके सिर पर 5 खून जैसी लाल आंखें थीं, जो खुली थीं, और उनमें उग्र क्रोध और रक्त पिपासा थी, जैसे उसकी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। यी हान, नारंगी बालों वाला लड़का, और जान यिंग ने टुटू को अपनी ओर आते देखा और चिल्लाए, वरिष्ठ टुटू। जान यिंग बोला, राक्षस ने असली रूप दिखा दिया। ये क्या है? जब उन्होंने शिंगकुन को उस राक्षस की ओर बहादुरी से छलांग लगाते देखा तो एक के चेहरे पर अविश्वास था। ऐसा राक्षस पहले नहीं देखा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लगता है कि जब यह अदृश्य था तब अपनी असली ताकत छुपा रहा था। अब इसने पूरी ताकत दिखा दी है। अब यह और भी डरावना हो गया है जब यह दिख रहा है। टुटू ने हाथ उठाकर कहा, जल्दी निकलो। आपने पूरी कोशिश की है, यहां रुकना बेकार की मौत को बुलाना है। यह सुनकर तीनों ने तुरंत मान लिया और मुड़ गए। चलते समय जान यिंग ने कहा, हम पहले उन लोगों को निकालेंगे जो लड़ नहीं सकते। जो लोग लड़ सकते हैं वे आपकी मदद के लिए लौटेंगे। टुटू ने याद दिलाया, वह वांछित अपराधी है, ब्लू फ्लेम। जान यिंग ने शांत स्वर में कहा, ब्लू फ्लेम क्या है? मुझे नहीं पता और परवाह नहीं। मुझे बस इतना पता है कि जिसने हमें बचाया वह अब उस राक्षस से अकेले लड़ रहा है। शिंगकुन, जो राक्षस के काटने से बचकर भागा, ने उनकी बातें सुन ली। दृश्य किंगकुन के कमरे के सामने बदलता है, जहां जाओ शेंग ने जी यू को सिर झुकाकर अभिवादन किया। दोनों शी ने उसे ठंडे स्वर में देखा और कहा, सवाल मत पूछो। शिंगकुन कमरे में आराम कर रहा है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। उसने अनिच्छा से हाँ कहा। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। शीजी और उसके साथी ऊपर आए और दिखावटी चिंता से पूछा, जी यू, तुम अपने हॉस्टल के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? ओह ठीक है, मैं शिंगकुन को ढूंढ रहा था। स्कूल को उनसे काम है। वह कभी अपनी डॉर्म में रात नहीं बिताता, सही? उसने शातिर मुस्कान दी और आगे बढ़ा। किसी ने उसे तुम्हारे साथ डॉर्म में जाते देखा है तो मैं चाहूंगा कि तुम उसे बुलाओ। धन्यवाद। जयू ने अपनी बाहें मोड़ी, शिजाई की ओर देखा और पूछा, शिंगकुन आराम कर रहा है? क्या बात है? उसके होंठों के कोने हल्के उठे जब उसकी आंखें उस पर टिकीं और उसने लापरवाही से पूछा, कितने बजे हैं? वह अब भी सो सकता है। स्कूल को सुपरनोवा चयन टूर्नामेंट के अंतिम पुरस्कार में कुछ समस्याएं हैं, इसलिए हमें संबंधित व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछने हैं, शिजाई ने कहा। अन्यथा स्कूल उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और ट्रांसेंडेंट गियर का पुरस्कार ले सकता है। जी यू ने पीले बालों वाले व्यक्ति को देखा और सोचा कि वह एलिमिनेटर था। फिर उसने कहा, जब तक वह जागे तब तक इंतजार करें, फिर पूछें। क्रोनी ने जी यू को सख्ती से देखा और कहा, स्कूल के साथ सहयोग करना छात्र का कर्तव्य है। फिर उसकी आंखों में चालाकी भरी नजर आई और बोला, चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं। स्कूल को अपने छात्रों पर भरोसा है, हमें बस उससे कुछ सवाल पूछने हैं। फिर उसने दीवार पर हाथ रखा जैसे दबाव डाल रहा हो और मीठे शब्दों में बात जारी रखी। उसके इतनी गहरी नींद में सोने का कारण क्या है? क्या वह प्रतियोगिता में घायल हुआ था? मैं इसे स्कूल को रिपोर्ट कर दूंगा। डॉक्टर जल्द ही यहाँ आएगा इलाज के लिए। ये उसके डॉर्म में घाव खुद ठीक होने के इंतजार से बेहतर है ना? क्या मैं सही हूँ? शाओदाओ ने झाओ शेंग के पीछे छिपते हुए सिर हिलाया और कहा, आप कौन हैं जो कहते हैं कि आप स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। जयू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर नतीजों में कोई दिक्कत है तो प्रिंसिपल को खुद आकर समझाना चाहिए। अभी जो भी शेंगकुन की नींद में खलल डालेगा मैं उसे अपंग कर दूंगा। जैसे ही शीजी सोच रहा था, आंगन में नीचे एक समूह चिल्लाया, जल्दी करो और मदद करो। लोग प्रिंसिपल के मुलो वानशियांग से बाहर आ रहे हैं। हताहत बहुत अधिक हैं। जो भी अंदर गया वो अपंग हो गया। पीले बालों वाले व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, सुना है प्रतियोगिता के दौरान जंगल में ब्लू फ्लेम दिखा था, है ना? वांछित अपराधी ब्लू फ्लेम? लड़की ने हैरानी से पूछा, हाँ, वांछित अपराधी वहां कैसे हो सकता है?
ये सुनकर शीजी के मन में ब्लू फ्लेम का नाम आया। उसने जी यू की ओर देखा और कहा, जी को बताओ, प्रिंसिपल हमारे जीवन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे काम के लिए हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए। फिर भी आप यहाँ दरवाजा रोककर खड़े हैं और हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। उसने आंखें संकरी कर पूछा, क्या तुम्हारा रवैया अजीब नहीं है? उसने सपाट स्वर में कहा, तो क्या? फिर उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और हाथ में बैंगनी शक्ति इकट्ठा की। बिना पीछे हटे सीजाई ने उंगलियों में लाल ऊर्जा इकट्ठा की और ठंडे स्वर में धमकाया, फिर मुझे उसे खुद जगाना होगा। उसके चारों ओर लाल लपटें घूमती रहीं। जीयू, अगर गलती से तुम्हें चोट लगी तो मुझे दोष मत देना। उसने तिरस्कार से मुस्कुराया जब बैंगनी बिजली उसके चारों ओर घूमने लगी। जंगल में विचार अभी भी थे, आखिर ब्लू फ्लेम कौन है? फैन परिवार के शोध डेटा चुराने वाला चोर। टूटू हवा में मंडराते हुए खुद से शिकायत कर रही थी, सोचते हुए, ठंडे दिल का हत्यारा जिसने निहत्थे शोधकर्ताओं को मारा, एक बदमाश जिसने मेरी छोटी खींची। उसके जैसे अपराधी के लिए यहाँ आना मौत बुलाना है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जितना सोचा उतना कम समझ आया। उसकी नजरें दृढ़ थीं, वह आगे उड़ते सोच रही थी। फिर भी उसने मुझे और अन्य छात्रों को बचाया। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। टूटू ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और राक्षस की ओर बढ़ी। जिंगकुन की पीठ देखते हुए उसने मदद का निर्णय लिया, राक्षस की आग बुझाने और उसे मौका देने के लिए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब जोरदार गर्जना गूंजी, विंड ड्रैगन स्टार चार्ट। वह वहीं खड़ी रही, देखती रही जैसे उसने एक प्रहार किया जिसमें देवता की शक्ति थी। यह ताकत सीधे राक्षस के चेहरे पर लगी। शिंकुन बहादुरी से आगे बढ़े, उनके हाथों से तेज पंजे निकले जिससे वह खुद हैरान हुई। उन्होंने राक्षस की लपटों को चकमा दिया और उसके चेहरे को चीर दिया। उन्होंने राक्षस पर साफ, निर्णायक हमलों की लगातार बौछार शुरू कर दी। टूटू पीछे से देख रहे थे, अभी भी चकित थे। वह पीक 4 स्टार ट्रांसेंडेंट है, उसकी ताकत डरावनी है। वह भी नीली आग निकाल सकता है जैसे राक्षस। उसका बायां हाथ काले कवच से ढका है। अग्नि तत्व काले कवच में कैसे बदलता है? उनका लड़ने का तरीका बाकी पारलौकिकों से अलग है। टूटू ने किंगकुन की साफ और प्रभावी चालों की प्रशंसा की। वह सच में राक्षस से नजदीकी मुकाबले में लड़ रहे हैं और इस तरह वह नंगे हाथों से उसे बेरहमी से फाड़ रहा है। यह सिर्फ अच्छे शारीरिक प्रशिक्षण से नहीं हो सकता। उसने उसकी ओर देखा और खड़े स्वर में पूछा, तुम अभी यहाँ क्यों हो? अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें चारे की तरह बाहर फेंक दूंगा। अचानक राक्षस के हाथ दोनों की ओर बढ़े। किंगकुन और टूटू ने लुढ़क कर बचाव किया। वह घबराकर चिल्लाई, इसका असली रूप सामने आ गया है। मैं जूनियर छात्रों को बोझ नहीं बनने दूंगी। हम अपनी रक्षा करेंगे और आपके रास्ते में नहीं आएंगे। उसे प्रतिक्रिया न देते देख टूटू ने मन ही मन नीली लॉ को कोसा। उसने पूरी कोशिश की बताने की, मुझे कम मत समझो, मैं ही हूं जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी, जानते हो? यह सुनकर शिंकुन ने खाली मन से पूछा, हा। टूटू ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक तकनीक का उपयोग किया और चिल्लाई, विंड्रोम। उस जादू ने एक शक्तिशाली नीली रोशनी का छाप बनाया। जोर से चिल्लाते हुए उसने हवा पर सवारी की। इतनी तीव्र शक्ति फूटी कि उसने उसे और शिंगकुन को उठा दिया। उनकी आकृतियां घूमती धाराओं के बीच से ऊंचाई तक सीटी बजाती निकल गईं। नीचे विशाल विकृत राक्षस था जो बस गरज सकता था और असहाय देखता रह गया। तुतु ने जल्दी से याद दिलाया, यह उड़ नहीं सकता, हमारे पास बढ़त है। हवा में शिंगकुन ने तुतु को तिरछी नजर से देखा, फिर ठंडी तारीफ की। तुम तेज हो पर मुझ पर असर नहीं, शायद तुम ज्यादा दिन न जी सको। वह गुस्से में बोली, क्या तुम मुझे श्राप दे रही हो? जैसे ही उसने कहा, राक्षस ने मुंह खोला और उनकी ओर झपटा। किंगकुन ने कहा, अपने हवा के जादू से मुझे राक्षस के मुंह में भेजने का तरीका ढूंढो। टूटू अविश्वसनीय थी। उसने अलार्म में उसके मुंह में पूछते हुए उसे मन ही मन कोसा, यह कमीना, मैं कभी नहीं समझ पाती कि वह क्या सोच रहा। उसने उसे समझाने पर जोर दिया, हाँ, उसके मुंह में। समझ गई। टूटू ने हवा में हाथ घुमाया, धाराओं को नियंत्रित करते हुए। एक झोंका उनके चारों ओर लिपटा, उन्हें कुशलता से एक तरफ धकेलते हुए समय पर, ताकि वे राक्षस के हमले से बच सकें जो हवा को चीरता लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम वांछित अपराधी। फिर उसने किंगकुन को हवा में लपेटा और धकेलते हुए चिल्लाई, जहन्नुम में जाओ। किंगकुन बिजली की तरह राक्षस के खुले मुंह की ओर बढ़ा। टूटू की हवा में लिपटा, वह तेजी से बढ़ा, मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए। उसकी शक्ति पर पकड़ अच्छी है। पलक झपकते ही वह राक्षस के मुंह तक पहुंच गया। किंगकुन ने अपनी ऊर्जा का उपयोग कर उसके मुंह में प्रवेश किया, कहते हुए, पृथ्वी के काले ड्रैगन के दांत की शक्ति मेरे बाएं हाथ की हड्डियों और नाखूनों में समा गई है। यह सही है, यह विकास का सही मार्ग है। यह कहकर वह देवतुल्य गति और आकाश चीरने वाली उग्रता से बढ़ा। उसका शरीर तनाव में आ गया, जैसे सारी शक्ति इस हमले में लगा दी हो। उसके स्टील जैसे नाखूनों ने राक्षस की खाल और मांसपेशियों को चीर डाला। अगले ही पल उसने उसके शरीर को चीर कर बाहर निकल गया, पीछे चीख और खून के छींटे छोड़ते हुए। पूरी शक्ति के बिना भी वह अपने रूप को नियंत्रित कर सकता है और फिर भी इस स्तर 4 के राक्षस के शरीर को भेदने के लिए पर्याप्त ताकत रखता है। जब उसने देखा कि राक्षस जोर से गिरा, बाहर से देख रही टूटू हक्का बक्का रह गई। खुद से हैरान होते हुए उसने सच में राक्षस के सिर में बड़ा छेद कर दिया। इस बदमाश की लड़ाई की शैली सच में अजीब है। मैं नहीं जान सकता कि वह कौन सा तारा चार्ट साधता है। राक्षस के मुंह से अचानक काले खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसकी आंखें खुलीं, गहरे नारंगी पीले प्रकाश से चमकतीं। फिर यह खड़ा हुआ और भयानक चीख निकाली। चिंगचे दूसरे राक्षस को काबू करने में लगा था। वह अपनी जादुई विद्या से मोटे पेड़ों की शाखाओं को उसके शरीर को कसकर बांधने के लिए उपयोग कर रहा था। शाखाएं, जैसे उनमें आत्मा हो, जमीन से तेजी से निकलकर राक्षस के हर जोड़ और मांसपेशी को कसने लगीं, जिससे वह दर्द में चिल्लाया, फंसा और संघर्ष में असमर्थ राक्षस। अचानक उसने कुछ महसूस किया। सदमे में वह धीरे से बोला,
यह पागल हो गया है। राक्षस ने अपनी मोटी बेलें तोड़ दी, उसके शरीर पर ऊर्जा चमकने लगी और फिर उसकी शक्ति फूट पड़ी। उसने मुंह खोला और मिट्टी चट्टानें उड़ गईं। नी यांग और बाकी ने अपने चेहरे ढक लिए। उन्होंने हैरानी और उलझन में पूछा, ये क्या हो रहा है? स्तर 4 राक्षस का दबाव। नीली चमकती ऊर्जा धाराओं को देखते हुए उसने कहा, 3 अदृश्य राक्षस एक साथ दबाव छोड़ रहे हैं। तुतु बल से उड़ा दी गई और उसने चीख निकाली। शांग कुन ने ऊपर देखा और कहा, यह साधारण राक्षस का दबाव नहीं है, यहाँ राजा की आभा है। उसने विशाल भयानक बहुशाखाओं वाले राक्षस से संबंध बनाया और कहा, इन राक्षसों में एक राक्षस राजा की शक्ति है। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान आई और कहा, यह सच में अच्छा है। टुटू दर्द में आसमान से गिरी, उसका शरीर सिकुड़ा, सोचते हुए, सिर बहुत दर्द कर रहा है, जैसे कोई इसे कुल्हाड़ी से काट रहा हो। नहीं, यह असली कुल्हाड़ी है। यह शक्ति मेरे जीन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दर्द ने उसे नियंत्रित करना कठिन बना दिया, जिससे वह बिना दिशा के गिरने लगी। यह मेरे जीन को बाधित कर रहा है। क्या मैं अब अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाऊंगी? मुझे जल्दी से इसे स्थिर करने का तरीका खोजना होगा। जैसे ही यह ख्याल आया, उसने हाथ से हवा की ऊर्जा खींची, जल्दी, लेकिन यह बेकार था। टुटू को डर था कि वे स्थिर नहीं हो रहे। घबराहट में उसका शरीर अचानक किसी चीज से टकराया। होश में आते ही वह देखकर डर गई कि उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, लेकिन मतली पैदा करने वाली रोशनी से चमक रही थीं। यह अदृश्य राक्षस था। इसका गोल सिर टूटू के छोटे शरीर से बहुत बड़ा था। विशाल कांटे अजीब चमक रहे थे और इसकी 3 पंखुड़ी जैसी जबड़े की रेखाएं तेज दांतों से भरी थीं। टूटू उसके सिर पर लेटी थी, संघर्ष कर रही थी, लेकिन बेकार। टूटू का बिना कुछ किए मरने का इरादा नहीं था। बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन खाने से पहले इसकी एक आंख निकाल लूंगी। दुर्भाग्य, कुछ करने से पहले ही अगले पल वह उसकी मजबूत बेलों से बंध गई, हिल भी नहीं पा रही थी। धत्त तेरी की, यह शैतान राक्षस। बेलें उसके अंगों को कसकर लपेटे हुए थीं। टुटू मन ही मन इसे नरक में भेजने की कसम खा रही थी। इतनी प्यारी लड़की को कोई कैसे खा सकता है? अगर तुमने मुझे खाने की कोशिश की तो मैं खुद को मांस के पेस्ट में बदलकर तुम्हारे चेहरे पर बिखेर दूंगी। उसने तुरंत तय किया कि वह खाई नहीं जाएगी और चिल्लाई, तूफानी विस्फोट। पर कुछ नहीं हुआ। तुतु निराश हो गई। कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने अनोखे जीन को पूरी तरह नहीं संभाल सकती। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद लड़ने की इच्छा थी। वह लताओं से बंधी थी, जैसे राक्षस के जबड़े के सामने बलि के रूप में दी गई हो। पूरी तरह असहाय। इस दृश्य ने अचानक टुट्टू को अतीत की याद दिलाई, जब उसने ऐसी ही निराशा महसूस की थी। तब वह मलबे के नीचे फंसी थी, बिल्कुल असहाय। तू यांग यांग की बहन ने कहा, भागो। टूटू का पैर चट्टान में फंसा था, हिल नहीं पा रहा था। यांग यांग, जो तब बच्चा था, पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। वह दर्द में रोते हुए कह रहा था, समय मत गंवाओ, तुम इसे नहीं उठा पाओगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दांत भींचते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, पर दृढ़ थी। बहन, मुझे तुम्हें बचाना है। अचानक उनके पीछे एक विकृत राक्षस प्रकट हुआ, जिसने अपने दांत दिखाए, जिससे टुट्टू डर के मारे चीख पड़ी। राक्षस को देखकर यांग यिंग ने डर से पीछे देखा। उसका चेहरा सफेद हो गया। वह बस वहीं बैठकर रो सकता था, लेकिन भागने से मना कर दिया। टुटू डर से पीली हो गई, पूरी ताकत से चिल्लाई, नहीं। जैसे ही सब कुछ खोने वाला था, उनके पिता अचानक आए और राक्षस के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। तुम मेरे बच्चों को नहीं छू सकते। टुटू चौंक गई और चिल्लाई, पापा। वह अब भी उस भयानक दृश्य को याद करती थी जो उसके बाद हुआ। उसने अपने नुकीले दांत पिता के कंधे में ढंसा दिए और खून तेजी से बहकर उनकी सफेद शर्ट का बड़ा हिस्सा लाल कर गया। पापा, अब मुझे भी खा लिया जाएगा। शायद तुतू को सांत्वना देने वाली एकमात्र बात यह थी कि वह उनसे फिर मिल सकेगी। मैं जल्द ही आपके संसार में आऊंगी। मैं आपको बहुत याद करता हूं। शायद स्वर्ग ने दया की और इतिहास खुद को दोहराया। जैसे ही वह राक्षस का भोजन बनने वाली थी, कोई समय पर आकर उसका रास्ता रोक दिया। टुटू ने हैरानी से शिंकून की ओर देखा, जिसने राक्षस के गले पर मुक्का मारा था। इस पल में शिंकून असली नायक था। उसका बायां हाथ राक्षस का मुंह खोल रहा था, जबकि दूसरा हाथ अचानक उसके टखने को पकड़ लिया। झटके के बाद टुटू ने खुद को संभाला और चिल्लाई, धत्त तेरी, किसके लिए हीरो बन रहे हो? भागो। मेरी चिंता मत करो, नहीं तो तुम भी खा लिए जाओगे। उसके शब्द इतने बेतुके लगे कि शिंकून ने मुड़कर देखा और अपनी ठंडी उदासीनता से उसके शब्द दोहराए। कौन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? किसने कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं? उसकी घबराई हुई स्थिति के विपरीत शिंकून आराम से था। उसके तिरस्कारपूर्ण लहजे ने टुटू को पल भर के लिए स्तब्ध कर दिया। उसे हैरान देखकर उसने कहा, तुम्हें बचा रहा हूं? टुटू को शांत करने के बाद शिंकून ने राक्षस की बेलों की जांच की और उनकी आलोचना की। कितनी कोमल और रसीली हैं। चारे के लिए ठीक है। शांगकुन आग को उसके गले में फेंकता रहा ताकि उसे दबा सके। लगातार हमला करना खाने की स्थिति से अलग होता है। उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी जब उसने कहा, अब तुम्हारी खाद्य श्रृंखला टूट गई है। बोलते ही उसने हैरान टुटू को एक और फेंक दिया। मोटी। तभी उसे समझ आया कि शिंगकुन की गंदी जुबान उसे शारीरिक रूप से शर्मिंदा कर रही थी, लेकिन तब तक टुटू पहले ही हवा में उछाल दी गई थी। सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, पर वो दिखा नहीं। उसकी गुस्से भरी गाली पूरे स्थान में गूंज गई, तुम कमीने हो। कोई भी कृतज्ञता या भावना गायब हो गई। वह पीठ के बल गिरी और बड़बड़ाई, भले ही शिंकुन ने मेरी जान बचाई, पर उसकी गंदी जुबान परेशान करती है। मुझे बाहर फेंका और चारा कहा। टूटू की गालियां असरदार नहीं थीं। किंगकुन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने हाथ राक्षस के मुंह में डाल दिया। टेंटिकल्स उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। तुम बड़े हो, पर लगता है मैं ज्यादा ताकतवर हूं। उसके शब्दों से जानवर गुस्से में आ गया, जो हमला करने को तैयार था। ये देखकर टुटू, भले ही शिंकुन से नाराज था, चिंतित हो गया। वह कमीना, नीली आग, सावधान। लेकिन वह शांत रहा। धमकी दी,
तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें निगलने से पहले टुकड़े कर दूंगा। शिंकुन ने उसे ऐसे डांटा जैसे कुत्ते को डांट रहा हो। जैसे ही उसके काले दांत छटके उसने हाथ की ताकत बढ़ाई और लपटें और बढ़ गईं। राक्षस के शरीर में डाले जाल में तुरंत दर्जनों नुकीले कांटे उगाए। बेल के खोल पर तुरंत दरारें फूटने लगीं। जैसे जैसे ये दरारें फैलीं, अंदर से लपटें निकलने लगीं। टुटू ने आश्चर्य से चिल्लाया, ये कैसी चाल है? ये देखकर वह चौंक गई। हकलाते हुए बोली, क्या उसकी नीली लपटें राक्षस के अंदर जल रही हैं? यह अद्भुत है। देखकर कि वह लगभग पक चुका था, शिंकुन ने योजना बदल दी और बेल को निगलने की तैयारी की। उसने दिलचस्पी से आंखें मिचमिचाईं, जैसे वह इसका इंतजार कर रहा था। चलो देखते हैं तुम्हारा स्वाद कैसा है। लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही राक्षस गायब हो गया, जिससे वह स्तब्ध रह गया। कांटेदार टेंटिकल्स टूट गए और हवा में जलता मलबा रह गया। शांगकुन ने सोचा, अपनी पूंछ छोड़कर बच गया। हाँ, अचानक ऊपर कुछ हलचल हुई। राक्षस ने कुछ फेंका जो उसकी ओर आ रहा था। बचने के लिए शांगकुन को जमीन पर गिरना पड़ा, इससे पहले कि वह अगली चाल सोचे। मुझे पहले इसे हराना है। इस स्थिति में मुझे अपनी चौथी चरण की क्षमता को मुक्त करना होगा। जैसे ही उसने विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया, टुटू दौड़कर आ गई। उसने उलझन में पूछा, तुम वापस क्यों आई हो? चारा बनना चाहती हो? खाई जाना चाहती हो? मैं मदद करने आई हूं, टुटू ने भोलेपन से कहा। शिंकुन को प्रभावित होने के बजाय वह परेशानी लगी और उसने उसका चेहरा दूर कर दिया। मरना चाहती हो? सुनती क्यों नहीं? मेरे रास्ते में मत आओ, चली जाओ। यह दृश्य जाना पहचाना था, जैसे जब उसके पिता गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के कगार पर अपनी रोती बेटी को कोमलता से देख रहे थे। मुस्कुराते हुए उसने टुटू के सिर पर हाथ फेरा ताकि उसे दिलासा दे सके, उसे और उसकी बहन को जाने के लिए मनाते हुए। अच्छे रहो, मेरी बात सुनो। जाओ, पापा बाद में तुम्हें ढूंढ लेंगे। शिंकुन की जिद देखकर उसके पास वही करने के अलावा कोई चारा नहीं था जो उसने कहा। हालांकि वह सुरक्षित था, टुटू चिंतित थी। उसने कहा, पापा आपको जीवित रहना होगा। यह स्पष्ट नहीं था कि उसने सुना या नहीं, क्योंकि वह शांत रहा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मुझे पता है। स्वीकृति मिलते ही टुटू की आंखें आंसुओं से भर गईं, जैसे वह प्रभावित थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वह वहीं रुक गई, आंखें बड़ी और गाल लाल। माथे पर ठंडा पसीना आ गया जब उसने होंठ काटा। अपनी उथल पुथल दबाने की कोशिश में उसकी पहली प्रवृत्ति उसे कोसने की थी, लेकिन वह इतनी शर्मिंदा थी कि हकलाने लगी और पूरा वाक्य नहीं बोल पाई। धतेरे की, तुम, मैं अभी यहां से जाऊंगी। टुटू ने देर न की, घबराहट में भागी। ये ठीक वैसे ही था जैसे उसने पहली बार पीटर पैन से मिली थी। बहुत शर्मनाक। हालांकि वह द्वारा पड़ने जैसा लग रहा था। शिंकुन ने कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस उसके पीछे हटते हुए आकृति पर चिल्लाया, ओह सही, अगर वे लौटने की जिद करें तो रोकें। टुटू ने शर्मिंदगी में कहा, पर धीमा नहीं किया। जी समझ गया। जब शिंकुन अकेला था उसने एक टेढ़ी मुस्कान दी और पापा दोहराया। उसने टुटू की जुबान फिसलने की बात सुनी थी और अनदेखा किया था। ऐसा लगा कि वह पूरी तरह निर्दयी नहीं था। सुरक्षित दूरी पर दौड़ते हुए उसने चेहरा ढक लिया, रोते और कराहते हुए। कितना शर्मनाक। फिर टुटू अचानक रुक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, दोस्तों, लगता है आपकी टुटू को प्यार हो गया। दृश्य पर लौटते हुए शीजाई के एक अधीनस्थ ने उसे खींचा और कहा, युवा मास्टर फैन, हमें भी चलना चाहिए। चिंगची का मायरीड वुड प्रिजन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जब अंदर का राक्षस बाहर आएगा तो अकादमी में कोई नहीं बचेगा। लेकिन शीजी शांत रहे, मुस्कुराते हुए मानो उनके इरादे से ज्यादा कुछ नहीं था। बस थोड़ी देर और, मुझे चाचा के लिए शिंकुन की पहचान की पुष्टि करनी है। इस समय लाल लपटें आकाश में उठीं, नीली लपटों को घेरे हुए। शीजी ने सोचा, फैन परिवार को ब्लू फ्लेम की सुपरह्यूमन जीन चेन चाहिए। अगर चाचा उसके जीन के सिद्धांत समझ लें तो वह मेरी 90 सुपरह्यूमन जीन की सीमा पार करने में मदद कर सकते हैं, जिससे मैं उच्च गुणवत्ता की सुपरह्यूमन शक्ति पा सकूं। उसकी लपटें बादलों की ओर उठीं। उसी समय जीव की बैंगनी बिजली गरजने लगी, जैसे वह फूटने को तैयार थी। दोनों शिंकुन के दरवाजे पर फंसे थे, लेकिन शीजाई ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सुश्री जीव, अगर आपको चोट लगे तो मुझे दोष मत दें, वैसे मुझे फर्क नहीं। 90 से ज्यादा का सुपरह्यूमन जीन काउंट खास नहीं, मैंने खुद ब्लू फ्लेम पाई। इस सोच के साथ उसने हाथ बढ़ाया, शिष्टता से कहा, लेकिन शब्दों में तिरस्कार छिपा था। आपकी प्रतिभा निर्विवाद है, लेकिन सुपरह्यूमन बने आपको ज्यादा समय नहीं हुआ। शीजाई ने उसके ठंडे चेहरे और हाथ के चारों ओर लिपटी बिजली को देखा और बातूनी खलनायक की भूमिका निभाते रहे। आपने पहले ही टूर्नामेंट में अपनी ऊर्जा खत्म कर दी थी। इतने कम समय में चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप ज्यादा ऊर्जा नहीं पा सकते थे। इस समय ऊर्जा की कमी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए बहादुर बनने की कोशिश मत करो। तभी झाओ शेंग से और सहन नहीं हुआ। वह बाहर कूदकर जीव के सामने खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, तुम इस समय एक हाथ पीछे करके खड़े होकर कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बहन इतनी आसानी से तुम्हारे द्वारा मूर्ख नहीं बनेगी। शीजाई ने उससे बात नहीं की। उसने बस एक हाथ उठाया और अपनी लपटों को नियंत्रित किया। क्रिम्सन फ्लेम का हाथ आग का बड़ा हाथ बनकर झाओ शेंग की ओर बढ़ा। वह अब तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था और जोर से शिकायत कर रहा था, आप एक वयस्क आदमी हैं और इस तरह किसी को परेशान कर रहे हैं। आग का हाथ पूरे गलियारे में फैल गया। ये जीव के पास से गुजरा और उंगलियों की झिलमिलाहट के साथ झाओ शेंग और कोजिमा भाई बहनों को उड़ा दिया। शीजी के स्वर में तिरस्कार था जब उन्होंने मजाक उड़ाया। तुम जैसे लोग मुझ पर चिल्लाने लगे। उन्होंने यही नहीं रुका, बल्कि जलती हथेली से उन्हें जमीन पर दबाते रहे। क्रिम्सन फ्लेम, फिर वह चिल्लाया, फैल जाओ। जलती हथेली खुली और इमारत से बाहर फैल गई। दिखावा करने के बाद भी शीजी ने हाथ नहीं हटाया। वह जीव के सामने उसे लहराते रहे, जैसे उसे कोने में धकेलना चाहते हों। मुझे पता है कि तुम हवा से बिजली के तत्व ले सकती हो, यहां तक कि पूरे नान्युए शहर में बिजली बंद कर सकती हो, लेकिन यह जगह अब मेरे अग्नि तत्वों से भरी है।
तुम्हारे बिजली के तत्व यहाँ की हवा से अलग नहीं है, तुम अभी ठहरे पानी जैसे हो, कुछ भी अवशोषित नहीं कर सकते। जीयू चुप रही। उनकी उंगलियों पर बिजली सच में, जैसा उसने कहा, पहले जैसी गाढ़ी नहीं थी। शीजी के होंठ आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल गए जब उन्होंने कहा, बिना शक्ति के तुम मुझे कैसे रोकोगी? जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने बेरहमी से जीयू पर क्रिम्सन फ्लेम से वार किया। रोकने के लिए जीयू ने फुर्ती से पतली बिजली छोड़ी। शीजाई ने हमले की परवाह नहीं की और घमंड से कहा, मैं सलाह देता हूं कि आप विरोध न करें। मैं सच में आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर आप क्रिम्सन फ्लेम के पास आए तो जल जाएंगे। जीयू को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए वह आसानी से शिंकुन के दरवाजे तक पहुंच गया और हैंडल की ओर बढ़ा। अब आप बिजली के तत्व नहीं ले सकते, इसलिए आपकी क्रिम्सन फ्लेम को रोकने की शक्ति नहीं है। उसने नहीं सोचा था कि जीयू एक हाथ से आग रोक सकता है और दूसरे से बिजली छोड़ सकता है। करंट छोटा था, लेकिन यह शीजी के हाथ को निशाना बनाकर उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। तुरंत बाद करंट फिर से तेज हो गया और उसकी जलती हथेली को तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? शीजी ने आश्चर्य से जीयू की ओर देखा। क्या तुम अब भी बाहर से बिजली के तत्व ले सकते हो? उस समय उसके शरीर में बिजली की चमक थी। जीयू ने हाथ फैलाए और हमला किया। कभी कभी मैं हवा छू सकती हूँ। बिजली के चाप मोटे होते गए, धीरे धीरे शिजाई के क्रिम्सन फ्लेम के हाथ को पीछे धकेलते हुए। जब तक मैं बिजली तत्वों से थोड़ा संपर्क कर सकती हूँ, वे इकट्ठा होकर मेरे शरीर में आ जाएंगे। इसके बाद जीयू की बैंगनी बिजली आकाश में चमकी। उसी समय क्लेंसर मुख्यालय में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी अफरा तफरी में थे, चिल्लाते हुए, यह बुरा है, यह बुरा है। सुपर ह्यूमन अकादमी फिर से भारी बिजली खींच रही है। क्लींजर सिटी में बिजली कटौती शुरू हो गई है। तभी शिजाई को अचानक याद आया कि जान वेई ने उसे क्या बताया था। शिजी, भविष्य में हमें फैन परिवार को 90 सुपर ह्यूमन जीन बाधा को पार करने में मदद करनी होगी। जितने अधिक सुपर ह्यूमन जीन होते हैं, गुणवत्ता उतनी ही बढ़ती है। जब वह सोच रहा था, जीयू, जो बैंगनी रोशनी से ढका था, ने उसके क्रिम्सन फ्लेम के हाथ को अनदेखा किया और सीधे उसकी ओर बढ़ा। पर्पल स्टार, सक्रिय हो जाओ। झांग वेई के शब्द उसके मन में गूंजे। ये बदलाव साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। उनके सामने महाशक्तिमान भी निम्न स्तर के प्राणी हैं। जैसे ही उसने कहा, जीयू ने आसानी से उस क्रिम्सन फ्लेम के हाथ को चीर डाला, जिस पर उसे गर्व था। जैसे जैसे शीजी ने सोचा, उसका चेहरा गंभीर होता गया। उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं और वह बुदबुदाया, हीन प्राणी। लाल लपटें तुरंत फिर से जगह भर गईं। बैंगनी और लाल टकराए और विस्फोट से भवन हिल गया। फिर दोनों अलग हुए। उनकी ऊर्जा घट रही थी। जेयू ने कीड़े को खाली नजरों से देखा, जैसे उसके हाथ पर बिजली की लहरें थीं, अनजाने में बड़बड़ाते हुए कि वह छोटा पल लाखों की बिजली बिलों में गया होगा। मुझे ऊर्जा कुशल चाल चाहिए, शायद मैं उसके क्रिम्सन फ्लेम के हाथ से सीख सकती हूँ। यह कहकर उसने प्रतिद्वंद्वी को अनदेखा किया और बिजली की एक छोटी गेंद छोड़ी, खुद से बड़बड़ाते हुए, जैसे यह पर्पल स्टार का उपग्रह हो। इस बीच शीजी का चेहरा काला हो गया था। वह अब अपने घमंड को बनाए नहीं रख पा रहा था। उसका पर्पल स्टार असल में हुआ शाह के शोधकर्ताओं की मेहनत का नतीजा था। फिर भी वह इसे इतनी आसानी से और बिना नियंत्रण खोए बदलने की हिम्मत करती है। 1. उसका तारामंडल कम से कम आधा पूरा होना चाहिए। 2. बिजली तत्वों की उसकी समझ साधारण लोगों से परे है और वह यह मेरे साथ लड़ते हुए कर सकती है। जितना उसने सोचा उतना गुस्सा आया, लेकिन जलन ने इसे मानना कठिन बना दिया। दूसरे शब्दों में, वह मुझे गंभीरता से नहीं ले रही थी। बचपन से ही जिसे सब प्रतिभाशाली कहते थे, वह उसकी नज़र में सिर्फ प्रतिभा के कारण हीन है। शिजाई के मन में उस शोध प्रयोगशाला की यादें ताज़ा हो गईं, जहां जान वेई ने गंभीरता से उससे बात की थी। शिजी, मेरे शोध के अनुसार केवल अनंत ज्वाला को अतिमानव जीन में समाहित करके ही अतिमानव जीन श्रृंखलाओं की संख्या बढ़ सकती है। 90 की सीमा को पार करने की संभावना बहुत अधिक है। दोनों ने अनंत पुष्प पर एक दरार देखी। वह मुस्कुराया, चाचा के शब्दों से बिल्कुल अप्रभावित। तब आप अनंत पुष्प के साथ गूंजने में सक्षम हो सकेंगे और संवाद भी कर सकेंगे। लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। जब आपके पिता तैयार होंगे तो आप उन्हें अनंत पुष्प देंगे। वह 5 सितारा अतिमानव बनेंगे और हमसे बेहतर जोखिम सहन कर सकेंगे। सुनने के बाद शीजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, हाँ चाचा। बाकी बातचीत याद नहीं थी, पर इस समय जीयू का बिजली तत्वों से खेलना अद्भुत था। सैटेलाइट के विस्फोट ने शीजी को झानवेई की बातों पर और यकीन दिलाया। अगर मैं अपनी सुपरा ह्यूमन जीन में इटर्नल फ्लावर मिला लूं तो 90 की सीमा पार कर सकता हूं। जुनून का एक बीज उसे टूटने के अंधकार में खींचने लगा। तभी एक हरी रोशनी चमकी और एक शक्तिशाली दबाव ने पूरे भवन को घेर लिया। शीजी ने तुरंत केंची के पेड़ों से निकलती हरी लपटों की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जीयू ने भी कुछ महसूस किया और उसी दिशा में देखा। जमीन कांप रही है। झाओ शेंग और कोजिमा भाई बहन सिर पकड़कर डर से चिल्ला रहे थे। वे इस घटना को पहचानकर चेतावनी दे रहे थे। राक्षस उग्र हो रहे हैं, मतलब किंची का मायरियड वुड प्रिजन टूट गया है। यह देखकर अधीनस्थ ने शीजी को तुरंत मानसिक संदेश भेजा, युवा स्वामी फैन, हमें अभी जाना चाहिए। अब उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वे बच नहीं सकेंगे। इस समय उसने जिद छोड़ दी और आदमी की बात मानी। चलो बाहर चलें। युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने पर टुटू ने किंगकुन के निर्देश माने और बाकी छात्रों को रोका। आगे मत बढ़ो, तुम बोझ बनोगे।
ऐसा कहकर उसने चुपचाप जंगल की तरफ देखा, सोचते हुए वो नीली ज्वाला। सतर्क रहो। इस बीच किंगची, जो अब तक टिके रहने की कोशिश कर रहा था, अपनी सीमा पर था। उसकी मोटी बेलें टूटने लगीं। मैं अब नहीं रोक सकता। जैसे ही लिंची उतरा, उसने विशाल राक्षस देखा। इसका शरीर अनगिनत बेलों जैसा था, कसकर बुना और कांटों से ढका। 3 अदृश्य राक्षस मिल गए हैं। किंगची ने यह देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। राक्षस और ताकतवर हो गया था। उसकी आभा भद्दे 2 सिर वाले जानवर जैसी थी, जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। इस आभा ने किंगची को एक और प्राणी की याद दिलाई, 2 सींगों वाले विशाल जानवर की। यह एक बार ही दिखा था। इसे हराने के लिए सभी महान सुपर ह्यूमन को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। यह 5वें क्रम का राक्षस था। दूर से नियांग ने देखा कि लिनशी राक्षस के पास जा रहा है और तुरंत चिल्लाया, लिनशी, मिशन रोक दो, लौट आओ, लिनशी। लेकिन वह नहीं सुना, आगे बढ़ता रहा। बहुत देर हो चुकी है, मुझे इसे खत्म करना होगा ताकि सबको समय मिल सके। जैसे ही लिनशी नायक बनने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाते, शेंग खून के सिर के प्रहार से टकरा गए। भाई, अभी देर नहीं हुई। वह पीछे उछला, सिर से खून बह रहा था। इससे पहले कि नायांग कुछ कर पाता, उसने उसे लिनशी के पास उड़ते देखा। उसने उलझन में लिनशी से पूछा, वह आदमी कौन था? लिनशी पेड़ से टकराया और गुस्से में बोला, ब्लू फ्लेम। यह सुनकर मियांग चौंक कर बोला, क्या? जिस अपराधी का हम पीछा कर रहे थे, उसने हमें बचाया? कैसे? फिर भी शिंगकुन शांति से राक्षस के सामने कूदा। मैं सोच रहा था तुम कहाँ चले गए थे, तो तुम यहाँ चुपचाप मिलकर बढ़ रहे थे। उसने इसकी स्थिति देखी और चुपचाप निर्णय लिया। यह धीरे धीरे 5वें क्रम के राक्षस में बदल रहा है। ऐसे राक्षसों को अवशोषण के लिए बहुत सारा मांस और खून चाहिए। वे अभी तक पूरा नहीं हुए होंगे। इसका मतलब ये तीनों बदमाश राजा की शक्ति को खा रहे हैं। मैंने उन्हें अभी इंजेक्ट किया था। राक्षस ने वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह मुंह खोला, शार्प दांतों से भरा हुआ और शिंगखून को काटने की कोशिश की, लेकिन उसने फुर्ती से बचाव किया। अचानक जमीन से पत्थर उठे और तेजी से राक्षस का मुंह बंद कर दिया, जिससे वह चौंक गया। मिट्टी का पिंजरा। यह चाल थोड़ी देर चली और फिर टूट गई। फिर भी नियांग समय पर दौड़कर शिंगकुन को पीछे खींचने में सफल रहा। नीला ज्वाला, तुम ताकतवर हो, पर इसे नहीं हरा सकते। यह हमसे अलग स्तर पर है। मिट्टी का पिंजरा कागज का टुकड़ा है। हाँ, हरे बालों वाला आदमी इसे जादू से रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह झिंकुन को खींचते, घसीटते और डांटते हुए भी था। वह बच्चा, लिनशी ने बहुत कार्टून देखे हैं और महान बलिदान की कोशिश से प्रभावित है। क्या तुम भी उसकी नकल कर रहे हो? लेकिन लिनशी को बचाने के लिए दौड़ना यह दिखाता है कि तुम भी अच्छे व्यक्ति हो। हम आपकी गिरफ्तारी अभी रोक देंगे। आपदा के वक्त हम सब साथी हैं। चलिए मिलकर इस स्थिति से बाहर निकलते हैं। ये सुनकर किंगकुन उसकी तारीफ में खाली नजरों से देखने लगे। क्या कल्पना है! तभी कई बड़ी बेलें फिर से राक्षस के चारों ओर लिपट गईं। राक्षस थम गया। सबने देखा, किंगची जादू कर रहा था। मुरझाए पेड़ का वसंत, यह डीन है, किंगची का पेड़। वह चिल्लाया। अविरल वृद्धि, लचीली बेलें बुनी, उलझी, राक्षस के चारों ओर कसकर लिपटी। यह बंध गया। डीन ताकतवर है, वह अब भी मजबूत है, लेकिन चिंची शिकार का आनंद नहीं ले रहा था, क्योंकि वह दांत पीसते हुए पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। मैं मजबूत हूं, पर ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। जैसे ही उसने देखा कि राक्षस और भी हिंसक हो रहा है, उसने चिल्लाया, शांगवान कुई, मुझे पता है तुम वापस आ गई हो। देखना बंद करो और अपनी चाल चलो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, शांगवान कुई दौड़ी, हाथ में लोहे की पाइप लिए, राक्षस के सिर पर वार को तैयार। जल्दी मत करो डीन। मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें दृढ़ थीं जब उसने धीरे से कहा, वाटर ड्रैगन स्लैश। इसके साथ ही शांगगुआन कुई आगे बढ़ी, एक लंबा वार किया जो मोटी बेलों के बीच से गुजरा और अंदर फंसे राक्षस को चोट दी। प्रहार ने उसके चेहरे पर कट छोड़ा। उसी समय एक बेल ने शांगगुआन कुई की कमर लपेटी और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। यह सटीक वार था। हम इसे चोट पहुंचा सकते हैं। किंगची की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। शांगगुआन कुई और ब्लू फ्लेम के साथ और मजबूत हो गई है। हमारे पास लड़ने की काफी शक्ति है। ताकतों का विश्लेषण कर उसने नीचे देखा और समूह को आदेश दिया, सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शांगगुआन कुई और ब्लू फ्लेम हमले का नेतृत्व करेंगे। दुश्मन की असली ताकत नहीं पता, इसलिए सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अभी लक्ष्य उसके शरीर में गहराई तक जाना है। बाकी सब और मैं महत्वपूर्ण क्षणों में आप दोनों के लिए बाधाएं हटाने की जिम्मेदारी लेंगे। आपको पता है कि क्या करना है ना? भीड़ के चेहरों पर तनाव और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था जब उन्होंने एक साथ चिल्लाया, हाँ। जैसे ही वे आगे बढ़े, राक्षस के 2 सिर मुंह खोलकर उन पर झपट पड़े। अचानक शिंगकुन का बड़ा हाथ तेजी से निकला और सबसे आगे खड़ी शांगगुआन कुई के कंधे को पकड़ लिया। उसने आंखें बंद कीं और नफरत से कहा, आप लोग दूसरों पर हुक्म चलाने के आदी हो गए हैं। मेरे लिए किरदार तय कर दिया है ना? शांगगुआन कुई समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या था। उसने झुंझलाकर कहा, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन जब उसने हाथ को नीली रोशनी में चमकते और नुकीले पंजों से सजा देखा, तो उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने सोचा, उसका हाथ, मैं छूट नहीं पा रही हूं। जब शांगगुआन क्यूई का ध्यान बटा, तब राक्षस का खुला जबड़ा उनकी ओर झपटा। शिंगकुन ने बेरहमी से उसे पीछे धकेला और कुछ ताने भी मारे। तुम राजा की ताकत का सामना नहीं कर सकते। वह दहाड़ेगा और तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मेरे रास्ते से हटो। शांगगुआन क्यूई को नी यांग और अन्य के समूह में फेंका गया। दृश्य से स्तब्ध अब किंगकुन